मैं आज जो क्लास शुरू कर रहा हूं जिसकी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, पूरी पीडीएफ, दैट इज द रिटर्न ऑफ इनकम या फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है। 90% जब भी मैं बैच शुरू करता हूं तो इसी टॉपिक से शुरू करता हूं, रिटर्न ऑफ इनकम से। या तो मैं शुरू करता हूं कैपिटल गेन से या शुरू करता हूं रिटर्न ऑफ इनकम से, क्योंकि रिटर्न ऑफ कैपिटल गेन और पीजीबीपी भी बेस हैं, इनके बिना सिलेबस करना गलत है। और ये जो पढ़ा रहा हूं इसका यूज भी हर जगह होता है। तो क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा नया टीच करूं, कैपिटल गेन वगैरह थोड़ा सा आपको याद होगा, इसलिए आई डिसाइडेड कि आई स्टार्ट द बैच फ्रॉम दिस टॉपिक, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, या कह सकते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। दो बातें हर स्टूडेंट्स के लिए पता है कि एक तो होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज असेस्ड ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। ये बहुत बेसिक बात है, पहली क्लास में तक आपको टीच की गई होगी। हमारे एग्जाम्स के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर है 22-23। रीजन इज वेरी क्लियर, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे 90% का जो एग्जाम होगा वो जून 22 में होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जून जून दिसंबर 22 के बीच ज्वाइन करें। तो जून 22 में आप पेपर दोगे या दिसंबर 22 में आप पेपर दोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप किसी पर्सन की इनकम निकाल रहे होगे। आप 22-23 में इनकम को कंप्यूट कर रहे हो। और क्योंकि यू विल कंप्यूट इनकम ड्यूरिंग द ईयर 22-23, इसका मतलब ही हो गया कि असेसमेंट ईयर हो गया 22-23। असेसमेंट ईयर 22-23 इसका मतलब जो भी इनकम को अर्न किया गया होगा वो इससे पहले वाले ईयर में अर्न किया गया होगा। तो हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर हो गया 21-22। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं एज पर असेसमेंट ईयर 22-23 टीच करूंगा। बजट आने वाला है, फेब 22 में बजट आएगा। उस बजट के अंदर एक होगा फाइनेंस एक्ट 2022, वो हमें नहीं देखना है। हमारे एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है, जो इस प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से पहले आया था। अब जो बजट आएगा उसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2022 दे रखा होगा, वो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। नॉलेज के लिए भी नहीं देखना है, क्योंकि फिर कंफ्लिक्ट होगा, प्रोविजंस का, अमेंडमेंट्स का कंफ्लिक्ट होगा आपके माइंड में। जो अब बजट आएगा वो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब असेसमेंट की 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगा। और हमारे एग्जाम के लिए जो असेसमेंट फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2021, क्योंकि इसने प्रीवियस ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स किए थे। इसका मतलब असेसमेंट ईयर हो गया 22-23। जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसमें सारे अमेंडमेंट्स में टीच करूंगा आपके लिए, जो फाइनेंस एक्ट 21 ने इनकॉर्पोरेट किए हैं। और जैसे ही मैं बोलता हूं ये अमेंडमेंट है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो पेपर में डेफिनेटली आते हैं, 100% आते हैं। उसके बिना पेपर आपका डिजाइन नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट्स के बिना। हाँ, जो और भी रिसेंट अमेंडमेंट्स होंगे, रिसेंट्स का मतलब हो गया 21 से पहले वाले, जैसे फाइनेंस एक्ट 20 ने भी अमेंडमेंट्स किए थे, 19 ने भी किए थे, मैं उनको भी बताता हुआ चलूंगा कि बेटा ये भी रिसेंट अमेंडमेंट है। उनके भी चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि कुछ सालों तक वो अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट है फाइनेंस एक्ट 21 के, वो तो गारंटी है, 24 कैरेट गारंटी है कि वो पेपर में डेफिनेटली आएंगे। रिटन वर्ल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑफिशियली डिक्लेयर करना। इसका मतलब ही होता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन। जब भी कोई अथॉरिटी आपसे किसी चीज को डिक्लेयर करने के लिए कहती है और आप उस इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली डिक्लेयर करते हो, उसको कहा जाता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापस करना भी होता है। कई मतलब होते हैं, जैसे कि सैलरी में हमने एक पढ़ा था डियरनेस अलाउंस। अब जब भी मैं बैच में टीच करता हूं इंटर के, हालांकि बहुत सालों से मैंने इंटर को टीच नहीं किया, केवल पेन ड्राइव ही सेल कर रहा था, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक बैच स्टार्ट किया है फेस टू फेस का इंटर का। क्योंकि कोरोना की वजह से घर में बैठे बैठे हर आदमी को बहुत ज़्यादा एक्सॉशन हो गया था कि अब कुछ तो करना है, तुम बाहर निकलने की वजह से मैंने बैच ज्वाइन किया। तो जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा डियर का क्या मतलब होता है, डियरनेस अलाउंस पढ़ाता हूँ डियर का, तो वो ब्लश कर जाते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है। वो डियर का एक ही मतलब समझते हैं कि जो प्यारा है, जो अच्छा है, जो करीब है, जो हमें अच्छा लगता है। तो वो यही बताते हैं। तो फिर मैं मजाक में कहता हूँ ये अलाउंस उन एम्प्लॉय को दिया जाता है जो एम्प्लॉयर के लिए बहुत प्यारे होते हैं, उनके क्लोज होते हैं। तो वो सही भी मान लेते हैं कि हो सकता है भी किसी को ये अलाउंस मिलता हो, लेकिन एक्चुअली में डियर का मतलब आप सबको पता है होता है कॉस्टली।
डियर का मतलब कॉस्टली भी होता है। इसीलिए जो हिंदी मीडियम के उन्हें पता होगा, इसको महंगाई भत्ता, जो नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, दिल्ली के हो गए, यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, झारखंड, एमपी, राजस्थान, वहां पे डियरनेस अलाउंस को ज्यादातर लोग महंगाई भत्ता ही बोलते हैं। अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉय टू मीट द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है महंगाई की वजह से, उसमें जो भी आप एनहेंस इंक्रीमेंट हो रहा है उससे निपटने के लिए आपको जो अलाउंस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डियरनेस अलाउंस। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब भी गोल्ड कॉस्टली होता है तो लिखा होता है गोल्ड डियरर, मतलब गोल्ड और भी महंगा हो गया। इसका मतलब गोल्ड और भी प्यारा हो गया। कितना और प्यारा होगा, ऑलरेडी इतना प्यारा है, लोग दीवाने हुए पड़े हैं गोल्ड के पीछे। तो इसी तरीके से जो वर्ड रिटर्न है, कितने लोगों से पूछता हूं कि रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या है। इनकम को वापस करना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग निकल के आया अगर हम वापस करने वाला मीनिंग लगाते हैं यहाँ पर रिटर्न का। 90% लोग तो जो स्टूडेंट्स हैं, सिलेबस कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं जो फॉर्म जमा करते हैं उसको बोला जाता है रिटर्न फॉर्म, बस आईटीआर बोलते हैं उसके लिए। सरकार आपसे डिमांड करती है कि अपने इनकम के पर्टिकुलर्स आप सबमिट कीजिए। उस जो फॉर्मल डिमांड है थ्रू इनकम टैक्स एक्ट आपसे डिमांड किया गया है, उसके रेस्पॉन्स में आप जो रिपोर्ट, आप जो स्टेटमेंट, आप जो फॉर्म के लिए सबमिट करते हो उसको कहा जाता है रिटर्न। तो मैं नॉलेज के लिए ये बात हमेशा बताता हूं और आप लोगों से भी बोलूंगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ कि इस वर्ड को क्यों इस तरीके से लिखते हैं रिटर्न ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है। इसका इंग्लिश में एक मतलब होता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी अथॉरिटी आपसे फॉर्मल डिमांड करती है। तो सबको पता है कि हम प्रीवियस ईयर में जो इनकम को अर्न करते हैं उसको हम असेस करते हैं असेसमेंट ईयर में, और असेसमेंट ईयर में जो भी इनकम को हम असेस करते हैं फिर उस पर हम टैक्स पे करते हैं। तो जो इनकम को असेस करने के बाद एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर हमें पर्टिकुलर्स अपने फर्निश करने पड़ते हैं और उसको कहा जाता है आईटीआर फॉर्म, रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, जिस फॉर्म में हम अपनी पर्टिकुलर सरकार के लिए फर्निश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल होता है, किसको फाइल करना जरूरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 139 सबसेक्शन 1 में इसका जवाब मिलता है, हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। एक बात मैं आपको और बता दूं, इंटर की है आपको पता होगा, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा। पर्सन 7 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी एक ही कैटेगरी में रखा गया है, फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी, एओपी, बीओवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्सन। एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्सन, द पर्सन हु इज नॉट इंक्लूडेड इन अबव 6 कैटेगरीज, जो इंडिविजुअल नहीं है, जो एचयूएफ नहीं है, जो कंपनी नहीं है, फर्म एलएलपी नहीं है, एओपी बीओवाई नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, उसको हमने बोल दिया एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्संस। तो जितने भी आपकी जैसे कि डेटीज हो गई, जो मूर्तियां वगैरह होती हैं, वो इस कैटेगरीज में आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जो स्पेसिफिक एक्ट में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज हो गई, यूसी में एक एक्ट बना के स्पेसिफिकली एक बॉडी बनाई जाती है, ऊपर लिखी 6 कैटेगरीज में ये फॉल नहीं करती हैं यूनिवर्सिटीज, इसलिए इनको हम लास्ट स्टेटस में डाल देते हैं एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्सन। पर्सन 7 तरीके के होते हैं और असेसी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर सम अंडर द एक्ट। पर्सन तो वो हो गया जो एक्ट में डिफाइन है 7 तरीके के, लेकिन 7 तरीके के असेसी भी होंगे ये जरूरी नहीं है। असेसी का मतलब जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रांसफरर, ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया, पेयर, पे करने वाला, पेई जिसको पे किया गया, एड्रेसर, एड्रेस करने वाला, एड्रेसी जिसको एड्रेस किया गया। इसी तरीके से असेसर, असेस करने वाला, असेसी जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है। तो असेस से 2 वर्ड बने, असेसर और असेसी, लेकिन इनकम टैक्स में असेसर ना बोल के असेसिंग ऑफिसर बोला जाता है। एक ऑफिसर वाली उसको रेपुटेशन मिलनी चाहिए, इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर को हम कभी भी असेसर नहीं बोलते हैं, हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज का जो सेक्शन है वहां भी वर्ड लिखा हुआ है असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर असेस करेगा आपकी इनकम को, और जिसकी इनकम को असेस करेगा वो हो जाएगा असेसी। ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से असेसी वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ। लेकिन जहां तक बात है इनकम टैक्स में असेसी की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, द पर्सन मतलब 7 तरीके के असेसी पॉसिबल हैं। पर्सन 7 तरीके के, और असेसी भी कहता है असेसी मींस द पर्सन, लेकिन साथ में कंडीशंस और भी लगा देता है। हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर सम अंडर द एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए अगर लायबल होते हो तो आपको कहा जाता है असेसी।
तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग असेसी हों, सब लोग पर्सन, जितने भी लोग देख रहे हैं हम सब लोग पर्सन हैं, मैं भी इंडिविजुअल्स हूं, जितने बच्चों ने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है वो भी इंडिविजुअल्स हैं, वी ऑल आर पर्सन्स। लेकिन हो सकता है हम सब लोग असेसी नहीं हो। सर असेसी क्यों नहीं हो हम? क्योंकि हो सकता है हम लोगों में से कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं, जो टैक्स पे या इंटरेस्ट या पेनल्टी, इनकम टैक्स के अंदर हम कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, तो हम पर्सन तो होंगे लेकिन फिर हम असेसी नहीं होंगे। असेसी बनने के लिए दो बातें जरूरी होती हैं, आपका पर्सन भी होना जरूरी है और साथ में लायबल टू पे होना भी जरूरी। ये छोटी छोटी बातें इंटर की में बीच बीच में आपसे डिस्कस करता रहूंगा। अब मैं शुरू करता हूं 139(1), कौन कौन पर्सन आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल होता है। 139 दो बातें हमें बताता है, कौन कौन लायबल है आईटीआर को फाइल करने के लिए और व्हाट आर द ड्यू डेट्स टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। जो लायबल है उनके लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी, ये दोनों बात 139 में लिखी हुई है। बहुत लेंथी सेक्शन है और कम से कम 4 to 5 मार्क्स का इस सेक्शन से आपको डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलने वाला है। फाइनेंस एक्ट 21 जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, उसने बहुत सारे इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी किए हुए हैं। तो अगर हम एक जनरल परसेप्शन देखें, पब्लिक का क्या परसेप्शन है, तो वो यही कहते हैं कि हमें टैक्स पे करना नहीं है, इसलिए हम आईटीआर को फाइल करने के लिए लायबल भी नहीं। मेरे ख्याल से 99.9% इंडियंस इसी बात को यकीन करते हैं कि अगर हम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हैं, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, तो हमें आईटीआर फाइल करना भी जरूरी नहीं होगा। और डेफिनेटली वो लोग गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो 131 ये कहता है वो अलग ही बिल्कुल बात बोलता है, वो ये कहता ही नहीं है कि आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं या नहीं। तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन बीइंग कंपनी और ए फर्म, कंपनी और फर्म ऑलवेज मैंडेटरी हो गया, आईटीआर को फाइल करना ही पड़ेगा कंपनी और फर्म के लिए। लॉस होगा तो भी फाइल करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो भी फाइल करना पड़ेगा, जीरो इनकम है तो भी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे और कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। एवरी पर्सन बीइंग ए कंपनी और फर्म शैल ऑनर बिफोर द ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स के लिए अभी मैं स्पेसिफाई करूंगा। ड्यू डेट्स वैसे मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, यहां पे तीन होती हैं। एक तो 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर होती है, एक 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर होती है और एक 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर होती है। कौन सी किसके लिए होती है अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो, जो 31 अक्टूबर है उसको रिसेंटली अमेंडमेंट किया था, पिछले साल फाइनेंस एक्ट 20 ने अमेंडमेंट किया था। पहले ये 30 सितंबर हुआ करती थी, लेकिन 30 सितंबर को किसी वजह से, वो वजह क्या थी बताऊंगा थोड़ी देर में, अब उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो किसी को अगर पुराना याद है कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट कंपनी या फर्म के लिए 30 सितंबर होती है, वो दिमाग से निकाल दो। 30 सितंबर को आगे बढ़ा के अब 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो इस तरीके से तीन डेट्स हैं इस समय। 31 जुलाई भी कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ के लिए 31 अक्टूबर होती है, और कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो एंटर करते हैं उनके लिए 30 नवंबर होती है। तो कंपनी ऑफ फर्म शैल, शैल का मतलब हो गया मैंडेटरी, कंपलसरी हो गया, में नहीं लिखा हुआ है शैल, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फर्निश ए रिटर्न ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ सच अदर पर्सन। सच अदर पर्सन, इसको मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, बस केवल यहां स्टॉप लगा देते हैं। वो अपनी इनकम के लिए आईटीआर के लिए फाइल करेंगे ड्यू डेट या उससे पहले पहले। अब 7 में से 2% तो निकाल देते हैं, कंपनी और फर्म बच गए हमारे पास 5%। 5% में कौन कौन आ गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आखिरी एनी अदर जुरिडिकल पर्सन। जुरिडिकल का मतलब हो गया हु कैन बी सूड, जिस पे आप केस कर सकते हो, जो वैधानिक है, लीगल है। ये 5 बच गए, क्योंकि 2 के लिए तो हमने ऊपर मैंडेटरी कर दी। एक बात छोटी सी मैं आपको और बता दूं कि मैंने एक फाइल और ओपन करके रखी हुई है, प्लेन पेपर है बिल्कुल। मैं यहां टीच करूंगा जो भी मैं आपके लिए बताऊंगा इसके अंदर। नो नीड टू कॉपी, जो भी मैं यहां लिखूंगा आपको कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक व्हाट्सएप पे या तो ग्रुप बनाऊंगा या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा। ग्रुप में क्या होता है, आप लोग आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, बहुत लोगों को बार बार नोटिफिकेशंस आती हैं, तो जनरली आई प्रेफर ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट। उसमें क्या होता है, मैं भेजूंगा और सबके पास इंडिविजुअली अलग अलग पहुंच जाएगी।
जो भी कुछ मैं इस पेपर पे टीच करूंगा इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूंगा, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर आपके मोबाइल में ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो टाइम बहुत सेव होगा, आप हैंड टू हैंड कॉपी करोगे तो कॉपी करते समय आपका मन भी डाइवर्ट होगा, बहुत रिलैक्स होकर आप क्लास के लिए देखो। पेपर पेन बस इसलिए रख लो कि जो भी डाउट्स आएगा वो तुरंत हम नोट कर लें कि सर जब भी डाउट्स पूछेंगे तो हम ये डाउट्स पूछेंगे, इसको पेपर पेन पर नोट कर लेते हैं। अदरवाइज इस पेपर पे जो कुछ भी लिखूंगा एज इट इज आपके पास क्लास खत्म होने के 15 मिनट्स के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जाएगा। मैं तो बैच में भी फेस टू फेस में भी यही करने लगा हूं। फेस टू फेस में भी जो टीच करता हूं प्रोजेक्टर के थ्रू, बच्चे कॉपी नहीं करते हैं, पीडीएफ क्लास के बाद बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है जो भी लिखा जाता है। अब बचते हैं हमारे पास 5 असेसी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी एंड लोकल पर्सन। तो लिखा हुआ है इफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडेड मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स के लिए, तो इन्हें आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। इस फ्रेज को समझ लो, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा अमीर होगे आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जो जीएसटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होता है। रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हो, मैं जाता हूं, मुकेश अंबानी जाते हैं, सबके लिए 5% ही होगा। 2.5% सीजीएसटी लगेगा, 2.5% एसजीएसटी लगेगा, जीएसटी हम बोल सकते हैं 5% लगेगा। एक स्पेसिफिक आइटम पे जो रेट है वो हर सोसाइटी के गरीब अमीर सभी के लिए बराबर लगेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की खूबसूरती यही होती है, मैं खूबसूरती ही बोलूंगा क्योंकि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर भगवान ने जिनको ज्यादा दिया वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, जिनको कम दिया वो कम कंट्रीब्यूट करें। इसी बेस पे प्रोग्रेसिव टैक्स बनाया गया है। एज यू बिकम रिचर यू आर लायबल टू पे मोर टैक्स। तो जब भी स्लैब होगा उसका मतलब ही हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट कंट्रीज में जब भी आपका डायरेक्ट टैक्सेशन होगा तो वो प्रोग्रेसिव ही होगा। तो हमारा जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो 2,50,000 तक हम टैक्स पे नहीं करते हैं। फिर 250 से लेके जो 5 लाख तक की इनकम होती है उस पर 5% से पे करते हैं। 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच की इनकम होती है उस पर हम 20% से पे करते हैं, और 10 लाख से ज़्यादा होती है तो 30% से पे करते हैं। ये सब रेट वगैरह एक अलग पूरा चैप्टर है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन, वहाँ टीच किया जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इंडिविजुअल के लिए हो गया 2,50,000, जहां तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इस फ्रेज को याद कर लो, इनकम टैक्स में बहुत यूज होता है ये फ्रेज, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कहां तक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा? 250। इसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है और उसकी एज अगर 60 या 60 से ज्यादा है तो उसके लिए ये अमाउंट 3,00,000 रुपीज हो जाएगा। और अगर कोई रेसिडेंट है और वो उसकी उम्र जो है वो अगर 80 से ज्यादा है तो फिर हो जाएगा आपके लिए 5 लाख। तो इंडिविजुअल्स के लिए इन जनरल तो हम 250 की लैंग्वेज में ही बात करेंगे, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो 3 अमाउंट हो सकते हैं विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स मैक्सिमम अमाउंट। 250 इन जनरल, लेकिन कोई अगर सीनियर सिटीजन है 60 या 60 से ऊपर का और 3 लाख रुपए तक का उसका एग्जाम्प्ट होगा, और 80 से ऊपर का रेसिडेंट है और उसकी उम्र अगर 80 से ज्यादा तो 5 लाख रुपए तक का होगा। एचयूएफ के लिए हमेशा 250 वाला ही स्लैब लगता है, क्योंकि एचयूएफ में तो सीनियर सिटीजन कंसेप्ट ही नहीं होगा, मतलब 250 वाला ही लगेगा। तो एचयूएफ के लिए मैक्सिमम अमाउंट नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स हो गया 2,50,000। एओपी बीओ के लिए भी होता है स्लैब, सिंपल वाला पहला वाला तो 250 हो गया। एनी अदर पर्सन के लिए भी होता है स्लैब पहला वाला मतलब जो 60 से कम वालों पे लगता है, तो इन सब के लिए होगी एग्जम्पशन लिमिट, जहां तक टैक्स पे नहीं करना पड़ता है 250। हाँ, लोकल अथॉरिटी की इनकम पे डायरेक्टली 30% लगता है, स्लैब नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं नील। इसके लिए एग्जम्पशन लिमिट होती ही नहीं। कंपनी और फर्म के लिए भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती है, क्योंकि कंपनी पे भी रेट 30%, कुछ खास केस में 25% भी लगता है, 30 और 25। फर्म के लिए हमेशा 30% होता है, लेकिन यहां पे यूज ही नहीं है, क्योंकि कंपनी फर्म की वो इनकम देख ही नहीं रही है, उसके लिए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया ऑलवेज करना ही पड़ेगा। कंपनी के अलावा जो पर्सन है उनकी हमें देखनी पड़ेगी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है। आप मैक्सिमम अमाउंट नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स भी बोल सकते हो या फिर एग्जम्पशन लिमिट भी बोल सकते हो। इंडिविजुअल्स की हमें उम्र देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से 3 पॉसिबल हैं, 250, 3 लाख और 5 लाख।
HUF के लिए 250 ही बोलेंगे हमेशा, AOP BOI के लिए 250 बोलेंगे, एनी अदर के लिए 250 बोलेंगे, और लोकल अथॉरिटी पे क्योंकि डायरेक्टली 30% लगता है, स्लैब होता ही नहीं है, इसलिए 30 बोला जाएगा। तो ये कब ITR फाइल करेंगे, तो लिखा हुआ है टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर उसकी इनकम जो यहां पे अमाउंट लिखा हुआ है उसको एक्सीड करती है तो ITR फाइल करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन सरकार को यह लगा कि ये प्रोविजंस में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो सरकार ने एक प्रोवाइजो ऐड किया जिसको कहा जाता है सिक्स्थ प्रोवाइजो। सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉजेज होती हैं, और एक चीज होती है प्रोवाइजो। इसका मतलब प्रोवाइजो सेक्शंस के बाद या सब सेक्शन के बाद अगर कोई भी पैराग्राफ दे रखा है, नया पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड से, उसको बोला जाता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो टू सेक्शन। अब क्योंकि 130 एंड 1 के बाद है तो हम बोल देंगे प्रोवाइजो टू सेक्शन 113 एंड 1, क्योंकि 1 के बाद है इसलिए। अगर एक से ज्यादा प्रोवाइजो दे रखा होगा तो दूसरे को बोला जाएगा सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो, फिफ्थ प्रोवाइजो, सिक्स प्रोवाइजो, सेवन प्रोवाइजो। 7 प्रोवाइजो दे रखे हैं इसके अंदर, 7 प्रोवाइजोस। तो इनको इसी नाम से याद करना पड़ता है, पेपर में भी इस तरीके से कई बार आ जाता है। इंटर में मैं हमेशा और हर टीचर्स कहता है बेटा कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस लर्न कर लेना, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सैलरी के अंदर डिडक्शंस दे रहे हो तो 16 तो याद करना ही पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो 24B याद करना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम कर रहे हो तो सेक्शन 10(1) याद करना ही पड़ेगा। बट फाइनल में जितने भी सेक्शंस में आपको पढ़ा रहा हूं या प्रोवाइजोस, आई होप मैं भी कई बार बोलूंगा, बार बार बोलता रहूंगा जिससे कि आपको रिकॉल होते रहे। पहला प्रोवाइजो हमेशा शुरू होता है प्रोवाइडेड दैट से, प्रोवाइडेड दैट। दूसरा शुरू होता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट से। ये हमेशा इसके बाद के जितने भी प्रोवाइजो होंगे वो शुरू होंगे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट से। फर्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट से, सेकंड प्रोवाइडो प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट से, इसके बाद वाले प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। तो सेक्शन में कोई चीज और ऐड करनी होती है, एडिशनल कंडीशंस लगानी होती है। प्रोवाइजो प्रोवाइडेबल का मतलब ही होता है साथ में एक एडिशनल कंडीशंस लगा देना। आई विल टेक क्लास टुमारो प्रोवाइडेड आई एम नॉट इल। मैं कल क्लास लूंगा, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के थ्रू एक बात और बताई जाती है, वो पहली बात के संग ज्वाइंटली पढ़ी जाती है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। तो ठीक है सर, आपने ये तो हमें टीच कर दिया। तो सिक्स्थ प्रोवाइजो क्या कहता है, वो कहता है अभी ऊपर वाले प्रोविजन की बात मत मानना, पहले हमारी बात भी साथ में सुन लो। तो 131 का सिक्स्थ प्रोवाइजो कहता है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एनी जुरिडिकल पर्सन या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एक ही बात है। इन 5 में से भी उसने 4 के लिए सिलेक्ट कर लिया। कौन कौन से? इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP, BOI, जिन पे भी स्लैब लगता है 250 वाला उनके लिए। लोकल अथॉरिटी क्यों छोड़ दी? क्योंकि इस पे स्लैब लगता ही नहीं है। बोले इन चारों के लिए ITR फाइल करना कब जरूरी होगा? तो क्या लिखा? इफ हिज टोटल इनकम, और टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो अंडरलाइन किया वो इस समय नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो इससे जो येलो में लिखा हुआ उससे रिलेटेड है, पढ़ा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A। 6A चैप्टर, इसका मतलब होता है 80C to 80 डिडक्शंस। इनकम टैक्स को चैप्टर्स में हम पार्ट्स डिवाइड करके भी पढ़ाते नहीं है। वैसे इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो बहुत सारे चैप्टर्स में दे रखी हैं। अभी मैंने इनकम टैक्स की साइट ओपन करी थी, अगर आप मुझसे बोलते तो वो भी मैं आपके लिए दिखा देता। इनकम टैक्स की साइट में चैप्टर्स हम सेक्शन के बेस पे याद करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक के सेक्शंस एक पर्टिकुलर चैप्टर में दे दिए, उस चैप्टर को नाम दे दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो जहां पे डिडक्शंस 80C to 80U दे रखी हैं, डिडक्शंस आप समझते हो, GTI, जब हम सारी इनकम को ऐड कर लेते हैं तो उसको GTI कहा जाता है। उसमें से हम फिर डिडक्शंस माइनस करते हैं 80C to 80U। जैसे कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है 1,50,000 रुपीज तक का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी है, अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में किया हुआ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर किया हुआ है, हाउसिंग लोन को आपने रीपे किया हुआ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में आपने डिपॉजिट किया हुआ है, 5 ईयर्स या मोर्स जो FD बोलते हैं जिनके लिए टर्म डिपॉजिट, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको बेनिफिट मिलता है 80C के अंदर।
80D आपने किया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करते हो और कैश के अलावा किसी और मोड से, तो आपको 80D में मिलता है। 80G तो बहुत पॉपुलर है। 80G इंटर में आपने किया होगा, कुछ ट्रस्ट और फंड्स दे रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड दे रखा है, नेशनल डिफेंस फंड दे रखा है, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग दे रखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट दे रखे हैं। अगर इसमें आप डोनेट करते हो तो वो आपकी इनकम में से माइनस हो जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना, इन चार को आईटीआर फाइल करना तब जरूरी होगा अगर टोटल इनकम, और जो मैं हाईलाइट करूं उसको, विदाउट गिविंग इफेक्ट, विदाउट गिविंग इफेक्ट 80C टू 80U का बेनिफिट देने से पहले एक्सीडेड मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स शैल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले के साथ नीचे वाली कंडीशन भी पढ़ो। ऊपर तो केवल ये लिख दिया गया था कि अगर उनकी इनकम टोटल इनकम को एक्सीड करती है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करती है, तो आईटीआर फाइल करेंगे। लेकिन सिक्स प्रोविजन कहता है नहीं, ये बात नहीं है। हम बताते हैं क्या है। अगर 80C टू 80U का बेनिफिट देने से पहले, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत। सपोज करते हैं मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं, मेरे पास 3-4 लोग आते हैं। एक मिस्टर एक्स आता है, एक मिस्टर वाई मेरे पास आता है, एक मिस्टर जेड मेरे पास आता है। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं आपके लिए, अगर बीच में कभी नेट का मेरे साथ इश्यू हो जाता है, मैंने बहुत 2-3 कनेक्शंस ले रखे हैं, नेट के इश्यू नहीं आए, और बहुत हाई पावर के ले रखे हैं, क्योंकि जूम पे क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाना ही पड़ेगा। तब भी कई बार यू नो द टेक्निक्स, कभी भी कुछ हो सकता है, ड्रॉप 2-3 सेकंड के लिए ड्रॉप होता है। तो आप चिंता मत करना कि सर की आवाज नहीं आ रही, सर चले गए, अब कैसे रिकनेक्ट होगा। वो अपने आप ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। और जहां से मैंने डिसकंटिन्यू हो गया था वहीं से मैं दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा। मुझे समझ में आ जाएगा कि नेट ड्रॉप हो चुका है। आप चिंता मत करना, जस्ट वेट 5 to 6 सेकंड, अगर कभी ऐसा हो जाए तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स मेरे ऑफिस में आते हैं, 33 ईयर्स के हैं, रेसिडेंट मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी भी लगभग इतनी उम्र मान लेते हैं, 35 ईयर्स, इनको भी रेसिडेंट मान लेते हैं। इनको भी 37 के आसपास मान लेते हैं, और ये भी रेसिडेंट। मिस्टर एक्स कहते हैं कि सर जी मैं ये पता लगाने के आऊं कि मैं आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल हूं या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी अब जीटीआई बताइए, जीटीआई कितनी है आपकी। उन्होंने कहा सर मेरी जीटीआई 2,40,000 रुपये है। और सर मैंने एक छोटा सा बेनिफिट ले लिया था 80D का। 80D का सर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, क्योंकि सब लोग कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है बीमारी वगैरह के लिए। तो सर मेरी जो टोटल इनकम निकल कर आती है, आप इसको टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि एक्ट इसके लिए टोटल इनकम बोलता है, इसलिए मेरी हैबिट है टोटल इनकम को बोलने की। आप टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो, आप लिख भी सकते हो टैक्सेबल इनकम, लेकिन एक्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज द टैक्स टोटल इनकम। जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, इसलिए हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। यहां से आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम नहीं बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, तो माइनस करने के बाद टोटल इनकम। ये भी वाई भी बैठा हुआ था, हमने कहा सर जी आपका क्या हिसाब किताब है। उसने कहा सर मेरी इनकम थी 3,20,000 जीटीआई, मैंने अपनी सैलरी इनकम पीजीबीपी की इनकम को ऐड किया, और सर मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी किया था सर। तो सर मैंने 80C का बेनिफिट क्लेम कर लिया था सर 50,000 रुपये का। मैंने बहुत अच्छा। और सर देखो कितना देश में चल रहा है कोरोना वगैरह, मैंने थोड़ा सा डोनेशंस भी दिया था, और सर मैंने 40,000 रुपये का डोनेशन दे दिया था। और इसको डोनेशन देने के बाद 1,90,000 रुपये माइनस कर देंगे तो इसकी इनकम कितनी निकल के आ जाएगी, 2,30,000 टोटल इनकम। टैक्स तो दोनों का ही जीरो है। आम आदमी तो यही बोला कि टैक्स जीरो है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन 139(1) रीड विद 6 प्रोवाइड क्या कहता है, ध्यान से देखना। वो पहले केस में मैंने कहा कि अच्छा आपका ये है, तो चलो ऐसा करते हैं टोटल इनकम को दोबारा लिखते हैं, टोटल इनकम 230, और प्लस यहां पे 80D का बेनिफिट ऐड कर दो बिफोर गिविंग इफेक्ट। 80C टू 80U माइनस करने से पहले, तो माइनस करने से पहले 10 को दोबारा ऐड कर दो, तो ये आ जाएगी 2,40,000। क्योंकि 2,40,000 एग्जम्पशन लिमिट, इसके लिए एग्जम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जम्पशन लिमिट बोलो या फिर बोलो मैक्सिमम अमाउंट नॉट सब्जेक्टेड टू
टैक्स 250 तीनों के लिए सेम रहेगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि उम्र तीनों की 30 साल से कम दे रखी है। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्योंकि आपकी इनकम अगर 80C टू 80 का बेनिफिट नहीं भी लेते तो 250 को एक्सीड नहीं कर रही है, आप जाओ, आप जा सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम लेस देन 2,50,000 है, डज नॉट एक्सीड 250, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। एक्स तो खुश हो गया, वो जाने लगा अपने घर। आम आदमी ये नहीं समझता टेक्निकल बातें, बोला सर इसका मतलब मैं टैक्स पे नहीं कर रहा हूं तो मैं चले जाऊं। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब ये समझ लो, क्योंकि जो टैक्स पे नहीं करता है वो आईटीआर को फाइल नहीं करता है। आम आदमी से आम आदमी की लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ती है। मैं अभी इंटर वाले बैच में बोनस शेयर्स अगर मिलते हैं फिर उसको बेचते हो तो कैपिटल गेन होता है, उसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहा था। तो मैंने स्टूडेंट से यही पूछा कि बेटा बताओ बोनस शेयर्स क्या होती है, और मैंने कहा मुझे मत समझाना कि तुम्हें बहुत नॉलेज है, रिजर्व्स होते हैं, सरप्लसेस होते हैं, कंपनी आउट ऑफ दैट। मैंने एक बहुत ही बिल्कुल अनएजुकेटेड कह लो, इलिटरेट कह लो, एक आदमी जो सब कुछ करते हैं, नहीं पढ़ा लिखा है बाई चांस, या रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, वो उसने थोड़ा पैसा लगाया था शेयर्स में, उसको बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वो आपसे पूछता है बाबूजी बोनस शेयर्स क्या होती है। अब आम आदमी को कैसे समझाओगे? देखो कठिन बात कहना इजी होता है और इजी बात कहना बहुत कठिन होता है, ये बात समझने की कोशिश करो। आप ऐसी बात कम्युनिकेशन करो कि हर आदमी को समझ में आ रही है। अगर आप बहुत कठिन बातें करोगे तो कुछ ही लोग, आप कर तो लोगे लेकिन कुछ ही लोगों को समझ में आएगी। इजी लैंग्वेज में बोलना सीखो। तो बच्चे तब भी थोड़ा हेजिटेट होते हैं। फिर मैं कहता हूं बेटा मैं तो एक सिंपल से एग्जांपल दे दूंगा कि बेटा आप दुकान पे जाते हो, लिखा होता है एक शर्ट खरीदोगे साथ में एक शर्ट आपको फ्री में दी जाएगी, उसको बोलते हैं बोनस शर्ट। इसी तरीके से आपने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं उनके ऊपर आपको कुछ शेयर्स फ्री में दे दिए जाएंगे। अब वो फ्री में देने के लिए कंपनी के पास फंड कहां से आएगा, वो क्यों बॉदर करे? ये तो फिर अकाउंट्स के लेवल की बात होगी, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। आम आदमी को मैं क्या बोलूं, अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो कंपनी आपको कुछ शेयर्स फ्री में दे देती है, जो फ्री में मिलते हैं उनको बोनस शेयर्स कहती है। और इसीलिए जब इनको बेचा जाता है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निल माना जाता है। बच्चों को समझ में आ गया? आम आदमी को ऐसी चीजें समझानी चाहिए। हालांकि मुझे मन में पता है कि इसलिए आईटीआर फाइल नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी जो ये 240 है ये 250 को एक्सीड नहीं कर रही है, बट इससे तो यही सोच के उठा हाँ मुझे टैक्स पे नहीं करना है तो मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं। एक्स जाने लगा, साथ में वाई भी जाने लगा। मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो? बोला सर अभी अभी आपने इनको समझाया कि इनको टैक्स पे नहीं करना है इसलिए आईटीएफ करना जरूरी नहीं है। मैंने उनका केस डिफरेंट है, आप बैठ जाओ, मुझे कुछ और भी चेक करना है। वाई बैठ गया। वाई का मैंने लिखा टोटल इनकम 2,30,000 और फिर मैंने यहां पे लिखा डिडक्शंस। अंडर चैप्टर 6A बोलो चाहे 80C टू 80U बोलो, टोटल 90,000 की इन्होंने अवेल करी थी। अब इनकी जो हो गई वो 3,20,000 रुपए हो। 3,20 का मतलब हो गया exceeds maximum amount which is not chargeable to tax। that is 250। हालांकि टैक्स इसका भी 0 है, लेकिन यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ। अपने सारे जानकारों को बताओ कि मन से ये बात निकाल दो, अगर टैक्स 0 होता है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ रहा है, आपके सारे अकाउंट्स आपस में जुड़ चुके हैं, लिंक आधार लिंक हो चुका है, पैन लिंक हो चुका है, सारे पेमेंट्स आप पेटीएम यूपीआई के थ्रू ले रहे हो, सारा रिकॉर्ड सरकार के पास जा रहा है। बहुत सारे फ्यूचर में नोटिस आने वाले हैं। टैक्स 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल नहीं हो। सरकार कहती है आप लायबल थे, आपकी इनकम ज्यादा थी, 320 थी आपकी इनकम, वो तो आपने टैक्स के कुछ प्रोविजंस का बेनिफिट लिया जिसकी वजह से आपकी इनकम कम चली गई। तो कम से कम ये तो जानना चाहेंगे कि 80C का बेनिफिट सही तरीके से लिया गया नहीं लिया गया, 80G का बेनिफिट सही तरीके से लिया गया नहीं लिया गया।
पहले केस में तो वो ये कह रहा है कि सर अगर मैं इनकम टैक्स को यूज भी नहीं करता तो भी मेरा टैक्स जीरो था। यू आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोविजंस। टैक्स जीरो है, लेकिन मैं जो लैंग्वेज बोलता हूं वो समझो। पहले केस में टैक्स जीरो है, दूसरे केस में टैक्स जीरो किया गया है, दोनों बातों में डिफरेंस है। वो 80C टू 80U का बेनिफिट नहीं लेता तब भी उसका टैक्स जीरो निकल के आ रहा था, 240 हमेशा जीरो होता है। लेकिन अगर ये 80C टू 80U का बेनिफिट नहीं लेता तो ये टैक्सेबल लिमिट के अंदर फॉल कर रहा था। He availed the benefit of 80G. He availed the benefit of 80G. जब आप C और G का बेनिफिट ले रहे हो, अब सरकार क्रॉस चेक तो करना चाहेगी, असेसिंग ऑफिसर क्रॉस चेक तो करना चाहेगा कि वास्तव में C का बेनिफिट सही तरीके से लिया या नहीं लिया। बहुत सारी बातें चेक करने के लिए होती हैं। आप ट्यूशन फीस बच्चों की पे करते हो, 2 बच्चों से ज्यादा को बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स का बेनिफिट ले रहे हो तो वो कम से कम 5 ईयर्स या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट 80C में क्वालिफाई नहीं करेगा। 80G में अगर आप कर रहे हो तो अगर आपने उसको कैश में कर दिया, सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश के अलावा किसी और मोड से करना पड़ेगा तभी मिलेगा 80G में बेनिफिट आपके लिए। 80G में काइंड का बेनिफिट नहीं मिलता है, केवल मॉनेटरी बेनिफिट्स का बेनिफिट मिलता है। सरकार को आप बेनिफिट अवेल करके टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो असेसिंग ऑफिसर हैज द राइट टू क्रॉस चेक वेदर यू हैव अवेल्ड दिस बेनिफिट्स करेक्टली और नॉट करेक्टली। इतना राइट तो उसके पास है ना। अब लैंग्वेज दोबारा से, इसलिए सिक्स प्रोवाइजो सरकार ने बाद में डाला। अगर सिक्स प्रोवाइजो को नहीं डालोगे तो बहुत सारे आदमी की टोटल इनकम जीरो निकल के आ जाए, 250 से कम निकल के आ जाए। मतलब 7-8 लाख रुपए इनकम वाले की भी टोटल इनकम हो सकता है कि इन 250 से कम निकल के आ जाए, क्योंकि ये 24B हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिल जाता है। 24 सॉरी यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, 80C में 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है, 80D में मिल जाता है 25,000 रुपए तक का बेनिफिट। इसके अलावा अगर कोई ऑथर है तो 80QQB में 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है अगर आप बुक्स पर रॉयल्टी मिलती है। आप याद करो अगर आपको याद आ रहा है, आगे देखेंगे। अगर आपने डोनेशंस दिया हो तो 80G में आपके लिए बेनिफिट मिल जाता। कितने सारे बेनिफिट्स। अगर सोचो किसी की फैमिली में कोई डिसेबल्ड है तो आप कितना भी एक्सपेंडिचर्स कम करो, चाहे 10 रुपए चाहे कितना भी करो, 75,000 रुपीज का फिक्स डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए का। वो माइनस चाहे आपने 1,000 रुपए भी खर्च कर रही हो, 75,000 रुपए का 80DD के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। तो इन बेनिफिट्स को अवेल करने के बाद अगर इनकम कम आ रही है तो सरकार कहती है इनकम कम आ गई, हम ये तो चेक कर लें कि आपने ये बेनिफिट्स अवेल करे इनके लिए एंटाइटल्ड हो या नहीं हो। अब डिसेबिलिटी जो होती है उसके लिए भी आपको प्रूव करना पड़ेगा डिसेबल्ड है। तो असेसिंग ऑफिसर जब आईटीआर देखेगा कि आपने डबल का बेनिफिट लिया है तो आपसे पूछ सकता है ना कि हाँ जी सर्टिफिकेट दिखाओ डिसेबिलिटी का, प्रूव करो कि वास्तव में डिसेबल्ड है। फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी देखी जाती है। बहुत कम डिसेबल्ड होता है, 40% से कम तो डिसेबल्ड माना ही नहीं जाता है। 40% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड कोई इनकम टैक्स में डिसेबल्ड माना जाता है। 6 प्रोवाइडो डालना जरूरी था। मैं यही कहता हूं, देखने में चीजें इजी लगती हैं, इतनी इजी होती नहीं है। 6 प्रोवाइडो ऊपर तो सरकार ने पहले जब नया एक्ट बनाया होगा तो लिख दिया होगा कि अगर इनकी इनकम 250 से को एक्सीड नहीं को 250 को एक्सीड करती है, एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है तो आईटीआर के लिए फाइल करेंगे। लेकिन सरकार ने कहा इसका मतलब 250 को एक्सीड नहीं करेगी तो नहीं करेंगे, इसका मतलब ये। लेकिन सरकार ने फिर यहां पे लिखा 80C टू 80U का बेनिफिट देने से पहले अगर एक्सीड कर रही है, देने से पहले, हो सकता है देने के बाद टोटल इनकम 250 से कम चली गई हो, लेकिन देने से पहले अगर एक्सीड कर रही है तब भी आपको आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा उन सबके केस में जिस पर स्लैब लगता है। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, EOP, BOI, आर्टिफिशियल, इफ हिज टोटल इनकम without giving effect to the provisions of chapter 6A 80C to 80U। फिर 7-8 साल पहले एक अमेंडमेंट और किया गया इनकम टैक्स एक्ट में। उसने कहा और 80C टू 80U के अलावा कुछ और भी देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे? सेक्शन 54 का बेनिफिट देने से पहले, 54B का बेनिफिट देने से पहले, 54D का बेनिफिट देने से पहले, EC का बेनिफिट, F का बेनिफिट, G का बेनिफिट, GA का बेनिफिट, GB का बेनिफिट। इनको कहा जाता है एग्जम्पशंस। कैपिटल गेन में पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ आपको पता है अगर रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस लेते हो तो एग्जम्पशन 54 का बेनिफिट मिलता है। ये हर बच्चे को पता होगा जो फाइनल में आया है।
इफ यू ट्रांसफर रेजिडेंशियल हाउस और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको बेचने से आप नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हो तो आपको 54 में बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपना एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हो और एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हो तो एग्जम्पशन 54B में बेनिफिट दिया जाता है। किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अगर लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन होता है और आप किसी दूसरी जगह इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खोलते हो तो 54D का बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपने एसेट्स को बेचते हो लैंड और बिल्डिंग के लिए और खरीदते हो नेशनल हाईवे, कौन सा होता है, एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचए के बॉन्ड्स, या आरईसी रूल रेक्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीदते हो, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के या रूल रेक्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन के आप बॉन्ड खरीदते हो तो 50 लाख रुपए तक का 54EC में मिलता है। 54F का पता होगा, आप रेजिडेंशियल हाउस के अलावा किसी भी एसेट को बेचो लेकिन आप बदले में रेजिडेंशियल हाउस खरीदते तो आपको 54F का बेनिफिट मिलता है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इन तक अगर रिकॉल आ रहा है तो अच्छी बात है, रिकॉल नहीं भी कर पा रहे हो टेंशन मत करो। अपनी इंडस्ट्री के लिए अगर आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया के अंदर ले जा रहे हो तो 54G का बेनिफिट मिलता है। अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अपनी यूनिट को आप SEZ में शिफ्ट कर रहे हो, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, SEZ के अलावा जो एरिया होता है कुछ स्पेसिफिक जोन बनाए हुए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर वहां शिफ्ट कर रहे हो 54GA का बेनिफिट मिलता है और ऐसे ही एक 54GB का बेनिफिट होता है। हाँ, इसमें एक सेक्शन नहीं लिखा हुआ, एक एग्जम्पशन और भी होती है 54EE। सर क्या उसका लिखने का इंटेंशन नहीं थी? नहीं थी इंटेंशन। जिस समय इसको ऐड किया गया उसमें 54EE एग्जिस्ट नहीं करती थी, 54EE बाद में ऐड की गई और बाद में वहां तो इनकम टैक्स में तो ऐड कर दी गई लेकिन यहां पे उन्होंने अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया है। तो जनरली टीचर्स बोल देते हैं सारी एग्जामिनेशन जो कैपिटल गेन में पढ़ाई थी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इसमें एक एग्जामिनेशन नहीं लिखी हुई है 54EE। कुछ स्पेसिफाइड यूनिट्स होती हैं, स्टार्टअप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स अगर आप खरीदते हो तो बेनिफिट मिलता है 54EE में, ये लिखा ही नहीं हुआ है इसके अंदर। केवल 54 लिखा है, 54B लिखा है, 54D लिखा है, 54EC लिखा है और EC के बाद सीधे 54F लिखा है, 54G लिखा है, 54GA लिखा है, 54GB लिखा है। इनका बेनिफिट देने से पहले भी अगर एक्सीड करती है एग्जम्पशन लिमिट। सर क्या मतलब हो गया? तो दूसरा एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं। सपोज करते हैं कोई मिस्टर के, मैं यहां पे 62 ईयर्स ले लेता हूं उम्र, इसलिए ले लेता हूं क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल 3 लाख का भी आपको टीच कर दूं। वो कहते हैं मुझसे, बंसल जी मेरी जो PGBP की इनकम है वो थी 3 लाख रुपए और सर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, मैंने अपने हाउस के लिए सेल किया था तो मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था सर, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर 10 लाख रुपए का था और सर मैंने एग्जम्पशन का बेनिफिट क्लेम कर लिया था अंडर सेक्शन 54 और सर मुझे 9,999 10 लाख पूरे का बेनिफिट मैं दे देता हूं। मैंने 10 लाख का नया खरीद लिया था तो यहां हो गया मुझे, तो सर मेरी GTI निकल के आ गई 3 लाख रुपए -80C/80U, मैंने कोई बेनिफिट क्लेम नहीं किया और सर जो मेरी टोटल इनकम है 3 लाख। अब ये भी इसी इंप्रेशन में आए थे कि टैक्स तो मेरा 0 है क्योंकि इनके लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 3 लाख। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इनके लिए 3 लाख हो जाएगी। ये मानना है टैक्स मेरा 0 है। लेकिन 6th प्रोवाइड जो कहता है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 थे और एग्जम्पशन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA एंड 54GB। तो अब मैं करूंगा नहीं साहब, मुझे आपकी इनकम को दोबारा से देखना पड़ेगा। अगर आप PGBP की लेते तो 3 लाख रुपीज और अगर आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं लेते तो आपका ये 10 लाख रुपए हो जाता सर। और तब उस केस में जो आपकी GTI आती वो आती आपके लिए 13 लाख। अगर आप ये बेनिफिट नहीं लेते तब आपकी टोटल इनकम निकल के आती 13 लाख। ये कौन सी इनकम हो गई? बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 के बेनिफिट को देने से पहले 13 लाख और ये एक्सीड्स
मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसका मतलब रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। असेसिंग ऑफिस अगर आप यहां पे इसको कह दोगे आईटीआर फाइल मत करो, तो हो सकता है ही वॉज नॉट एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट अंडर सेक्शन 54। था भी तो हो सकता है 10 लाख का बेनिफिट इसको नहीं मिल पाता। 54 में कितनी सारी कंडीशन है, सोचो आप। अगर आप नए घर को नहीं खरीद पाओगे तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। विद इन 2 ईयर्स आपको खरीदना पड़ेगा, विद इन 3 ईयर्स आपको कंस्ट्रक्शन पूरा करवाना पड़ेगा। सोचो अगर आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो तो आपने पता नहीं पैसा डिपॉजिट किया था नहीं किया था। एक ही घर का बेनिफिट मिलेगा, दो भी खरीद लेते हो तो एक ही घर का मिलेगा। हो सकता है इसने 2 मकान खरीद लियो, 6 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का बेनिफिट ले लिया हो। अगर आईटीआर फाइल होगी ही नहीं तो असेसिंग ऑफिसर कैसे ये क्रॉस चेक कर पाएगा कि इसकी आईटीआर को, इसने अपना जो 54 क्लेम किया है सही क्लेम किया है या गलत क्लेम किया है। पहले वाले केस में तो अगर वो एटीसी क्लेम करता भी नहीं, एटीडी, तो भी टैक्स जीरो था। लेकिन यहां पर टैक्स जीरो था नहीं, जीरो किया गया है। टैक्स टैक्स तो निकल के आ रहा था। इसलिए सरकार कहती है 6 प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल, एचयूएफ, यूपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अगर 80C टू 80U या 54 की जो एग्जम्पशंस हैं 54EE के अलावा, उनको देने से पहले इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। इसलिए 113(1) आइसोलेशन में केवल 3 लोगों के लिए पढ़ेंगे, कंपनी के लिए, फर्म के लिए और लोकल अथॉरिटी के लिए। बस इनके लिए हम पढ़ेंगे आइसोलेशन। कंपनी और फर्म हमेशा, लोकल अथॉरिटी अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है एग्जम्पशन लिमिट को, मतलब 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो लोकल अथॉरिटी आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। लेकिन इसके अलावा 4 के लिए हम 113(1) को आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, रीड विद 6 प्रोवाइजो के साथ पढ़ा जाएगा। इसके लिए आपके डाउट्स लूं उससे पहले जो येलो कलर के उसमें लिखा हुआ है वो मैं आपके लिए बता दूं। कुछ लोगों के लिए दूसरे की आईटीआर फाइल करना भी कई बार जरूरी होता है। आदमी अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करता है, आदमी किसी दूसरे की आईटीआर के लिए फाइल करता है। जैसे कि 163 एक सेक्शन है, उसमें असेसिंग ऑफिसर किसी पर्सन को नोटिस भेज के ये कह सकता है हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं एज द एजेंट ऑफ द नॉन रेसिडेंट। सारे इन जनरल किसी के लिए नहीं, कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो उस आदमी को बोल सकता है। नॉन रेसिडेंट इंडिया में इनकम को अर्न कर रहा है, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अब वो इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, सारी इनकम उसकी उसके पास पहुंच चुकी है। अब आईटीआर वो फाइल नहीं करता है तो क्या कर लोगे, टैक्स पे नहीं करता है तो क्या कर लोगे। तो वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेगा इंडिया में असेसिंग ऑफिसर जिसका ट्रांजैक्शन असेसिंग ऑफिसर के साथ होता है, जिसकी कोई एसेट उस पर्सन के पास पड़ी हुई है, या जिसको असेसिंग ऑफिसर का पैसा वापस करना है। कोई भी कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर कोई पर्सन उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर जाता है तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है, वो नोटिस भेज देगा 163 के अंदर और बोल देगा हम आपको नॉन रेसिडेंट का एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं, और अब इसकी ड्यूटी हो जाएगी कि ये आईटीआर को फाइल करे और ये टैक्स पे करे। सर इसके पास पैसा कहां से आएगा, मैंने क्या कहा, कंडीशंस जो अगर चेक करोगे तो इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट एनआर का निकल रहा होगा, एसेट्स की फॉर्म में निकल रहा होगा, लोन ले रखा होगा, या नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में काम करता है तो पैसा देना होगा उस एनआर के लिए। कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं 163 में, बाद में कभी देखेंगे। लेकिन अब ये अपनी आईटीआर की बात नहीं कर रही है, एनआर की आईटीआर के लिए इसको नॉन रेसिडेंट, इसको एजेंट बना दिया असेसिंग ऑफिसर ने अपनी पावर को यूज करते हुए अंडर सेक्शन 163। या किसी की डेथ हो जाती है, उसका जो भी वारिस होगा, अब डेथ हो गई प्रीवियस ईयर के बाद, जो इनकम को अर्न किया था, अब उसकी जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी, उसके वारिस पे आ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन बीइंग ए पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, इफ द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, अब अपनी बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल अंडर दिस एक्ट, है किसी और की इनकम लेकिन असेसिबल वो हो रहा है जैसे मरने के बाद उसका वारिस, या नॉन रेसिडेंट का जिसको एजेंट डिक्लेयर किया गया था, बाकी सारे प्रोविजन सेम। अगर उसकी इनकम, एनआर की इनकम जिस पर्सन की एक्सीड टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन,
exceeded maximum amount which is not chargeable to tax shall file the return on or before the due date. Every person कौन करेगा? जिसकी इनकम है उसके अलावा, being a person other than कंपनी और फर्म, इफ द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और की इनकम के लिए तो मैं असेस किया जा रहा है। लेकिन साथ में तुरंत लिख दिया गया यहां पे सिक्स प्रोवाइजो, इसमें भी डाल दी गई ये वाली बात। क्या लिख दी गई? इफ हिज टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। तो अगर सपोज करते हैं किसी पर्सन को, कोई मिस्टर जेड है सपोज करते हैं इंडिया के अंदर, असेसिंग ऑफिसर ने इनको नोटिस भेज दिया और बोल दिया हम आपको बना रहे हैं एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट मिस्टर के हैं, ये यूएसए में बैठे हुए हैं। अब मिस्टर जेड दो आईटीआर को फाइल करेगा, दो आईटीआर, एक तो फाइल करेगा मिस्टर जेड अपनी और एक करेगा मिस्टर के की आईटीआर। जेड की अलग होगी अपनी देखने के लिए, हम इसकी इनकम देखेंगे 80C2 80U और 54 का बेनिफिट देने से पहले एक्सिट करती है नहीं करती है। लेकिन जब ये के की आईटीआर के लिए फाइल करेगा तो अब मिस्टर जेड की इनकम नहीं देखी जाएगी, अब के की इनकम देखी जाएगी, और के की इनकम अगर 80C2 80U या 54 to 54 GB का बेनिफिट देने से पहले एक्सिट करती है एग्जम्पशन लिमिट के लिए। तो ये कभी पेपर में आता नहीं है, सीएमए फाइनल में जब से मैं पढ़ा रहा हूं आज तक कभी नहीं आया, ये सिलेबस में है इसलिए मैं बता रहा हूं। अब इसको मर्ज करके मत पढ़ना, इसलिए मैंने अलग से दे दिया, एक्ट में दोनों की लैंग्वेज मर्ज करके लिखी, मैंने अलग से लिख दिया। तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की इनकम के रेस्पेक्ट में असेसेबल है, तो जिसकी इनकम के लिए असेसेबल है उसकी इनकम अगर 80C2 80U या 54 to 54 GB का बेनिफिट देने से पहले एक्सिट करती है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स और नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उस केस में तो आईटीआर फाइल नहीं करेगा। अगर नहीं करती है और एक्सिट कर जाती है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। ये 139 सबसेक्शन 1 है, कौन कौन आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल होता है। कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए हम केवल सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे, बट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एनी अदर पर्सन के लिए हमें साथ में 6 प्रोवाइजो भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए दिए ये सारी पिक्चर को क्लियर करते हैं, एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कुछ बहुत अच्छी बातें आपके लिए और भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप अभी तक कोई भी डाउट है मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। ध्यान से देखना, क्लास की टाइमिंग्स हैं 10 to 12:30, लेकिन मेरे पास लिबर्टी है, कई बार मैं 1 बजे तक भी क्लास को ले सकता हूं, तो जो भी अपने और एंगेजमेंट्स वगैरह आप रखो, मीटिंग्स वगैरह 1 बजे के बाद रखना। 10 to 12:30 तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन कई बार टॉपिक इन बिटवीन होता है तो मैं 1 बजे तक भी क्लास ले सकता हूं। इतना करने के बाद एक टॉपिक में छोटा सा और पढ़ाता हूं, तब इन टॉपिक्स पे आऊंगा क्योंकि वो टॉपिक साथ में पढ़ाना बहुत जरूरी है। जेड को मैंने यहां खाली छोड़ दिया था। जेड मेरी सबसे बातें सुन रहा था, एक्स जो एक्स के साथ थी वाई के साथ, जेड भी जाने लगा उठ के। मैंने कहा भाई साहब पहले एक्स की बात सुन के वाई जा रहा था, वाई को मैंने बैठाया नहीं, तुम लायबल हो। अब तुम जा रहे हो, बोला सर मुझे तो लॉस था, बिजनेस लॉस था मुझे तो सर 3 लाख रुपए का। तो मैं समझ में आ गया, मैं तो जा रहा हूं। मैंने 80C2 80U भी क्लेम नहीं किया, मेरी जीटीआई भी नेगेटिव में निकल के आ रही है 3 लाख रुपए अगर देखा जाए तो, और 80C2 80U का बेनिफिट क्लेम कर नहीं पाऊंगा, 54 to 54 GB का क्लेम कर नहीं पाऊंगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी की तो बात ही छोड़, इनकम ही नेगेटिव है। मैंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। भैया लगाओ 130N1, 80C2 80U का बेनिफिट देने से पहले या एग्जम्पशन 54 का बेनिफिट देने से पहले एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसके लिए वो अमाउंट 250 है, एक्सीड कर रही है नहीं सर इसकी तो नेगेटिव में दे रखी है, तो भेजो घर, आईटीआर फाइल करने के लिए क्यों जरूरी है। बोला सर यही तो मैं कह रहा था, मेरे लिए जरूरी नहीं है। कन्वर्सेशन से आपकी मुझे समझ में आ रहा था, मैं घर जा रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब एक बात सुन लो, लेकिन बोले क्या हो गया। मैंने कहा जब इसको आप कैरी करना चाहते हो कैरी फॉरवर्ड। बोला हाँ कैरी फॉरवर्ड तो करूंगा। और मैंने कहा फिर कैरी फॉरवर्ड करने के बाद क्या करोगे फ्यूचर के ईयर्स में, इस 3 लाख रुपए को तुम सेट ऑफ भी करोगे। बोला सेट ऑफ भी करेंगे। मैंने अब सपोज करते हैं नेक्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं।
आपकी पीजीबीपी की इनकम कितनी थी? 25 लाख रुपए। बोला हाँ सर, बाई चांस लॉस हो गया इस बार, तो कोरोना वगैरह भी था या बिजनेस में हमने इन्वेस्ट बहुत कर दिया था इस वजह से। अब आप करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और 3 लाख रुपए आप माइनस करोगे यहां से, और आप बोलोगे हमारी इनकम 22 लाख रुपीज है, इसमें बाकी इनकम भी ऐड करोगे, आप सब कुछ करोगे। अब आईटीआर फाइल भी करोगे, हाँ सर करेंगे, अगले साल तो करेंगे हम। लेकिन असेसिंग ऑफिसर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये 3 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं? आप कहोगे सर 3 लाख रुपए का हमें लॉस हुआ था। बोला हमें तुमने बताया नहीं। फिर तो हर आदमी क्या करेगा, बोल देगा हमारा लॉस था इसलिए हमने आईटीआर को फाइल नहीं किया था। और फिर आगे हमने आईटीआर को फाइल नहीं किया क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं था, और हमने फाइल नहीं किया, हम सेट ऑफ करना चाहते हैं, वो हमें परमिशन देता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर तो हर आदमी क्या करेगा, जब भी प्रॉफिट होगा बोल देगा भाई साहब जिस ईयर में हमने आईटीआर फाइल नहीं करी थी उस ईयर में हमारा लॉस था, हम सेट ऑफ कर दो इस लॉस के लिए। भैया जब तुम लॉस, तुम उसका बेनिफिट के लिए मत करो, तुम मत लो इस कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट, मत करो आईटीआर फाइल। लेकिन अगर तुम्हारी इंटेंशन है कि इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो असेसिंग ऑफिसर फ्यूचर में आपसे ये पूछेगा भाई साहब हमें कैसे पता 3 लाख का लॉस था, हमें कैसे पता आपने लॉस को सही में सही तरीके से कंप्यूट किया था। आप इनकम टैक्स के बेनिफिट्स के लिए मत करो, आपकी इनकम 250 को एक्सीड नहीं करती है, आईटीआर फाइल मत करो, एक्स ने यही किया। एक्स ने कहा मत दो मुझे 80D का बेनिफिट, तब भी मेरी टैक्स लायबिलिटी जीरो निकल के आती है, तब भी मेरी इनकम 240 है। जब इनकम टैक्स के बेनिफिट को ले रहे हो अपनी इनकम टैक्स कम करने के लिए, मतलब जिसका बेनिफिट ले रहे हो उसी को ही नहीं बता रहे हो कि हम आपका बेनिफिट ले रहे हैं। आपका एक दोस्त है, भले ही आपका दोस्त है, उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है, घर में दंदनाते हुए गए, आपने की निकाली, बैठे, स्टार्ट करी, चले गए। आज दोस्त को भी जरूरी काम था, कहीं जाना था। कर्सी क्या कहती है, दोस्त की गाड़ी है, दोस्त की गाड़ी है, मना नहीं करेगा। पूछ लो ना भाई साहब, नहीं मेरा दोस्त है, क्या दोस्त के लिए तो दोस्त है। निकाली की ले गए, उसके घर में कोई उसके पिताजी बीमार, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, वो देख रहा है बाइक कहाँ चली गई, बाइक कहाँ चली गई। इतनी कड़ची तो होती है ना, जब किसी की चीज यूज करते हो उसको बताते हो भाई साहब आपकी ये चीज यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप 80C to 80U का बेनिफिट मत लो, आप 54 का बेनिफिट मत लो, और तब आपकी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है, टैक्स नहीं बनता, आईटीआर को फाइल मत करो। लेकिन बेनिफिट लेके इनकम कम कर रहे हो, बताओ ना सर आपका बेनिफिट लिया हमने। तो अगर आपको लॉस हो रहा है, आप उस लॉस को फ्यूचर में भूल जाओ, जहन से निकाल दो अपने, आईटीआर बिल्कुल फाइल मत करो, आप नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन फिर आप 2 साल के बाद आपको प्रॉफिट हुआ, आप कहते हो अब इस प्रॉफिट को जो अभी तक का लॉस था सेट ऑफ करेंगे। अब इनकम टैक्स के आपने प्रोविजंस का बेनिफिट ले लिया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो बताओ ना असेसिंग ऑफिसर को सर देखो हमें ये 3 लाख रुपए का लॉस हो गया है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं, फ्यूचर में इसको सेट ऑफ करेंगे। फिर आप हमसे पूछोगे कहां से आया। अभी तुरंत बैठ गया, बोला सर ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त बात हमें बता दी। मैंने की बैठ जाओ फिर, और तुरंत बैठ गया ही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टीचर जब पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके लिए आगे पीछे करने पड़ते हैं कुछ सेक्शंस, इसको कहा जाता है रिटर्न ऑफ लॉस। पढ़ाई साथ में जाएंगे वरना मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का। रिटर्न ऑफ लॉस 193(3), 139, 139(2) है ही नहीं, ऐसा नहीं छुड़वा दिया, है ही नहीं। आप एक तरीके से मान लो बिल्कुल इनऑपरेटिव है, किसी पे अप्लाई नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी मान सकते हो। 139 के बाद 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, 139(5) रिवाइज रिटर्न, फिर आपको करना है 139 सबसेक्शन 9, दैट इज द डिफेक्टिव रिटर्न। यही बस होती है ओरिजिनल, रिटर्न ऑफ लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस के बाद बिलेटेड 139(4), फिर रिवाइज 139 सबसेक्शन 5, फिर डिफेक्टिव 139 सबसेक्शन 9। 139(3) क्या कहता है, उसको टीच करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, वरना क्या फायदा, मजा आएगा। और ऐसा पेपर ही नहीं बनता है जो 139(3) के बिना बन जाए, पेपर में जरूर आएगा डेफिनेटली। मैं टीच कर रहा हूं आपके लिए रिटर्न ऑफ लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस। एक चैप्टर हमें इंटर में टीच किया गया था जिसको कहा जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मैं सेट ऑफ तो नहीं पढ़ा रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड बता रहा हूं, किस लॉस को हम कैरी कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम कैरी कर सकते हैं।
बिजनेस में कैरी करने के तीन होते हैं, जो बिजनेस लॉसेज होते हैं तीन होते हैं। एक तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, एक स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, और तीसरा होता है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 एडी। कैपिटल गेन के अंदर दो होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस होता है। और अदर सोर्सेस के अंदर एक तो होता है लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इसके अलावा होते हैं अदर्स। सैलरी क्यों नहीं लिखा? सैलरी में लॉस पॉसिबल ही नहीं है, सैलरी का लॉस होता ही नहीं है। लॉस केवल और केवल होते हैं इनके, जो मैं यहां पे बता रहा हूं आपके लिए। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी करने का जो सेक्शन होता है कैरी फॉरवर्ड का, वो होता है सेक्शन 71B। जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस होते हैं उसके लॉस को कैरी करने का सेक्शन होता है 72। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को कैरी करने का सेक्शन होता है 73। स्पेकुलेशन लॉस जो बिजनेस उन शेयर्स या कमोडिटीज का होता है जिनकी सेम डे के अंदर ही, जिनकी डिलीवरी नहीं होती है, विदाउट डिलीवरी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों में से अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, कई लोग ये मानते हैं कि स्पेकुलेशन का मतलब होता है शेयर्स कमोडिटीज वगैरह, बिल्कुल गलत मानते हो। शेयर्स नॉन स्पेकुलेशन भी है, स्पेकुलेशन भी है। अगर आप शेयर्स की डिलीवरी ले लेते हो, डीमैट अकाउंट में आपके आ जाते हैं, भले ही वो डीमेटलाइज फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में डिलीवरी तो हो रही है ना, तो बोलेंगे नॉन स्पेकुलेशन। खरीद के बेच भी देते हो, खरीदा और बेच दिया, लेकिन आपने डिलीवरी नहीं ली, इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रांजैक्शन। सेम डे में आपको पूरा करना पड़ेगा। इसमें पहले बेच के बाद में भी खरीद सकते हो आप, डिलीवरी नहीं लेते हो। जहां डिलीवरी नहीं होती है उसको कहा जाता है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस। और 35 AD डेफिनेटली आपको याद होगा, कुछ 14 बिजनेस हैं जिनको सरकार प्रमोट करना चाहती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन का हो गया, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस की पाइपलाइन, हॉस्पिटल्स बनाते हो 100 बेड से ज़्यादा का, होटल्स खोलते हो स्पेसिफिक स्टार से ऊपर के, जो हनी बी होती है उससे वैक्स बनाते हो या हनी बनाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने का बिजनेस करते हो। 14 बिजनेस लिखे हुए हैं उसके अंदर, पढ़ाऊंगा। 35 AD जरूर आता है पेपर में। तो इन बिजनेस के अंदर सरकार क्या करती है, अगर कोई तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, प्लांट और मशीनरी खरीदा, इन जनरल तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। बट इन 14 बिजनेस में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। एंटायर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट, जो भी आपने खरीदा प्लांट मशीनरी या बिल्डिंग वगैरह, वो पूरी की पूरी ही माइनस एक बार में कर दी जाती है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। अगर आपने 10 करोड़ रुपए का प्लांट खरीदा तो नॉर्मल बिजनेस में ओवर द ईयर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। बट इफ यू आर कैरिंग ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस, तो उस बिजनेस में पूरे 10 करोड़ एक बार में ही एज ए होल 35 AD में माइनस कर दिए जाएंगे। इसको कहा जाता है स्पेसिफाइड बिजनेस। और किस सेक्शन में स्पेसिफाइड है? 35 AD। तो इसके लॉस को कैरी करने का अलग से सेक्शन बनाया गया है 73A। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का सेम होता है सेक्शन 74A 74। और लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस फोर्सेस का होता है सेक्शन 74A। और इसके अलावा जो लॉसेज होते हैं, नॉट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। मैं सबसे प्यारी क्लास आपको टीच कर रहा हूं, सबसे प्यारी। बच्चे तरसते हैं कि ये दो टॉपिक हमें अच्छे तरीके से आ जाएं, तो हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और साथ में हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हम जवाब भी दे पाएंगे। और कम से कम 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर अकेले इसके नहीं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर,
वहां पे हम प्रोसेसिंग भी करेंगे, स्क्रूटनी भी करेंगे, वहां पे हम मेजरमेंट असेसमेंट भी करेंगे और इनकम स्केपिंग असेसमेंट भी करेंगे। ये आपको 10 नंबर दिलवा सकते हैं और मुश्किल से 6 या 7 क्लासेस के अंदर 10 मार्क्स आपके आ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको पास होना है, देखो पहले हम 40 पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। 40 का मतलब होता है हम सेफ जोन में आ गए, पेपर तो पास हो गया। फिर 50 पे आने की कोशिश करते हैं, अब एग्रीगेट भी हमारा बन गया। इसके बाद जो लेके आओ फिर तो वो आपकी मेहनत है बेटा, पढ़ते रहो, 60 एग्जामेशन आ गई, 70 80 रैंक में आ सकते हो, लेके आओ। लेकिन सबसे पहले हम 50 पे पहुंच जाएं, 50, तो हम एक सेफ जोन में कि ये पेपर हमारा ऐसा हो गया कि एग्रीगेट तो 50% हमारा बन गया, इंटरनेशनल कर लो 25 नंबर का, 10 नंबर का ये कर लो 35 और 4 केसेस आपके 20 नंबर के। प्लानिंग्स नहीं करते हैं बच्चे, रैंडमली पढ़ते हैं। मैं जब भी जो मेरी क्लासेस खरीदते हैं बच्चे पेन ड्राइव, मैं मेल सेंड करता हूँ। जैसे कल मैंने आपको मेल सेंड किया था, कितना स्पेसिफिक था, जूम मीटिंग का उसमें था, टाइमिंग्स लिखी हुई थी, सब कुछ, पीडीएफ का भी लिंक मैंने सेंड किया। बहुत स्पेसिफिक मेल भेजता हूँ, उसमें लिखता हूँ एडवाइस करके, स्पेशल एडवाइस, डू वॉच क्लासेस इन द गिवन ऑर्डर, प्लीज आप इनको उस ऑर्डर में देखिए इसमें दी जा रही है। अब बच्चे इंटर के पढ़े हुए, इंटर वाला बच्चा तो बात मान लेता है, उसके लिए तो चीज जीरो है। फाइनल वाला सिलेक्टिव हो जाता है, यार ये तो मुझे आता है, इसमें तो मजा नहीं आता, ये टॉपिक पहले पढ़ लेता हूँ, और वो सीधे खुल के बैठ जाता है कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि ये सेक्शन में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसका पीजीपीपी में भी यूज करूंगा, कैपिटल गेन में भी यूज करूंगा, और पूरे चैप्टर में मैं 131 का यूज कम से कम 100 टाइम्स करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा भी ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने दिसंबर के लिए भी फास्ट ट्रैक बैच मेरा ज्वाइन किया था। वो कह रहे हैं कि सर हमें पता है कि हम हमारे और पेपर्स की प्रिपरेशन सही नहीं है, तो हम पेपर के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप उनसे पूछ लें, इंटरेक्शन करवाऊंगा कभी आपका। 131 हमेशा हर क्लास में कोई भी टॉपिक आप करना, इसका यूज होता रहेगा। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही स्पेसिफिक चैप्टर है, ढंग से कैरी फॉरवर्ड करने की जो प्रोविजंस हैं अदर सोर्सेज के और लॉस के लिए। अदर सोर्सेज का केवल एक लॉस कैरी होता है बस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अगर आप हॉर्स, जो हॉर्सेज होते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पालने का, उनको मेंटेन करने का बिजनेस करते हो, तो ये कैजुअल इनकम की बात नहीं चल रही है। अदर सोर्सेज के अंदर एक कैजुअल इनकम भी होती है, वो अदर्स में चली जाएगी। कैजुअल इनकम कौन सी होती है? जैसे लॉटरी हो गई, गैम्बलिंग हो गई, इसमें लिखा हुआ है रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैजुअल इनकम है, ये तो वो जो रेस में जाके पैसा लगा रहे हैं। देखते हो हिंदी मूवीज या हॉलीवुड की, बैठे होते हैं स्टैंड में, बहुत सारे हॉर्सेस दौड़ रहे होते हैं और पैसा सट्टेबाजी चल रही होती है, बैटिंग चल रही होती है। ये उनकी बात चल रही है जो बैटिंग नहीं कर रहा है, जिसके हॉर्सेस हैं उसको तो अपना फिक्स कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, ए जीते चाहे बी जीते। इसके लिए तो एक तरीके से बिजनेस हो गया ये। हालांकि इसकी इनकम पीजीबीपी में लेके नहीं जाती है अदर सोर्सेज में, लेकिन है ये बिजनेस, क्योंकि अदर सोर्सेज में स्पेसिफिकली 56(1) में इसको लिख दिया गया है, इसलिए इसको अदर सोर्सेज में बोला जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वास्तव में बिजनेस की इनकम है। हाँ, जो पैसा लगा रहे हैं आके उनके लिए कैजुअल इनकम है, वो तो अदर्स में चले। तो कंफ्यूज मत हो ना सर, रेसेस की बात कर रहे हैं, मैं रेसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेस हॉर्सेस की बात कर रहा हूं। हॉर्स रेस की बात नहीं कर रहा हूं, रेस हॉर्स की बात कर रहा हूं। हॉर्स रेस का मतलब हो गया रेस की बात करना, रेस हॉर्सेस का मतलब हो गया हॉर्स की बात करना। नाउन यहां पे हॉर्स है, रेस यहां पे केवल एडजेक्टिव है, मैं रेस हॉर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो कैरी करने का प्रोविजन 74A है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का 74 होता है। और इसके अलावा जो लॉस अदर सोर्सेज के अंदर पॉसिबल हो सकती हैं, इंटरेस्ट इनकम में भी लॉस पॉसिबल है, और आप अगर अपने प्लांट और मशीनरी के लिए किराए पे देते हो, या कंपोजिट लाइटिंग भी आपने शायद पढ़ा होगा, और किसी भी तरीके का लॉस किसी भी इनकम से हो अदर सोर्सेज में, वो कैरी नहीं हो सकता है। इन सेक्शंस को याद करे बिना आपका पेपर नहीं होने वाला है। 71B हाउस प्रॉपर्टी, 72 नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, जितने भी बिजनेस हम देखते हैं। 73 स्पेकुलेशन, जहां डिलीवरी नहीं होती है आइटम की, उनको कहा जाता है स्पेकुलेशन। 73 है वो बिजनेस जो स्पेसिफाइड है 35AD में। क्यों स्पेसिफाई है मैंने बता दिया, कैपिटल एसेट्स का बेनिफिट 100% एक बार में मिल जाता है।
73 ए। कैपिटल गेन के दोनों लॉसेस का कैरी करने का 74 है, और इसके अलावा अदर सोर्सेज में एक के लॉस कैरी होता है, लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का 74 ए है। डिफरेंट क्यों बनाया गया? प्रोविजंस डिफरेंट है। कोई लॉस 8 साल तक कैरी होता है, कोई इंडेफिनिटली होता है, कोई 4 साल तक कैरी होता है, फिर कैरी करने के बाद किससे क्या सेट ऑफ हो सकता है, ये सब सेट ऑफ के अंदर दे रखा है, इसलिए सेक्शन डिफरेंट बनाए गए। लेकिन साथ में एक सेक्शन और पढ़ाया जाता है जिसको कहा जाता है सेक्शन 80। इस चैप्टर का आखिरी, 74 ए तक तो हमने कर लिया, इसका एक सेक्शन होता है सेक्शन 80, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 80 ये कहता है कि अगर आपको 72 वाले लॉस को, 73 वाले लॉस को, 73 ए वाले लॉस को, 74 वाले लॉस को, 74 ए वाले लॉस को, यहां पे मैंने लिखे 5, बस एक छोड़ दिया 71 बी। 80 कहता है अगर इनको आप कैरी करके सेट ऑफ करना चाहते हो, इफ यू वांट कि हम इनको कैरी करें, सेट ऑफ करें, तो रिटर्न ऑफ लॉस must be filed as per the provisions of section 139(3). 139(3) अभी मैंने लिखा था, रिटर्न ऑफ लॉस का सेक्शन होता है, इसका होता है अंडर सेक्शन 139(3). 80 कहता है कि अगर आपके लिए इन लॉस को कैरी करना है तो मस्ट बी फाइल करनी पड़ेगी, तभी तो मैंने जेड को बैठा दिया। इस लॉस को भूल जाओ, आगे कैरी सेट ऑफ मत करना, आप आईटीओ को फाइल मत करो, लेकिन कैरी करके अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हो तो आपको फाइल करनी पड़ेगी, और फाइल जो आपको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी जो रिटर्न ऑफ लॉस का सेक्शन होता है 139(3) के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। चलो 71 बी को बाहर निकाल दिया, इसका क्या इंपैक्ट होगा अभी थोड़ी देर में बताता हूं। मैं हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा, लेकिन पहले यहां आते हैं 139(3) क्या कहता है ये पढ़ते हैं। इफ ए पर्सन हैज सस्टेन्ड ए लॉस अंडर द हेड पीजीपीपी, एक तो सेक्शन 72 कवर कर लिया, एक 73 कवर कर लिया, एक 73 ए कवर कर लिया, और अंडर द हेड कैपिटल गेन्स यहां पे 74 कवर कर लिया, एंड क्लेम्स, अच्छा बिजनेस बिजनेस के अंदर 74 ए भी कवर कर लिया, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं है तो बिजनेस का लॉस ही ना, वो अदर सोर्सेस के अंदर दे रखा है तो बिजनेस का लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज, एंड क्लेम्स दैट सच लॉस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, क्लेम्स, और वो ये चाहता है कि मैं इसको कैरी करूं, होना चाहिए, और किस सेक्शन में? 72 में, जो ऊपर लिख दिया मैंने, 73 में कैरी करो, या 73 ए में कैरी करो, या 74 में कैरी करो, या 74 ए में कैरी करो, यही तो मैं बोल रहा हूं। वो क्लेम करता है, क्लेम नहीं कर, देन ही मे फर्निश ए रिटर्न ऑफ लॉस, यहां लिखा है मे, तो वो कर सकता है अगर चाहे, लेकिन 80 कहता है करना पड़ेगा, 139(3) कहता है कि हम ये कैसे लिखते हैं, करना पड़ेगा, उसकी मर्जी है, क्लेम नहीं करना चाहिए, क्लेम करेगा तो वो फाइल कर दे, लेकिन करना ही पड़ेगा। ये कहां से 80 से पता चलता है? देखो मैंने 80 यहां पे लिखा है, लैंग्वेज देखना 80 की, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 का मतलब होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला, ये भी याद कर लेना, 6A 80C to 80U और 6 सेट ऑफ एंड कैरी। बोले इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो, नॉट विद स्टैंडिंग क्या करता है, आपको सुप्रीम पावर दे देता है दूसरे के ऊपर। अगर दो चीजों की फाइट हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन है, और एक को आपको ऊपर रखना है, तो आपको हमेशा सेंटेंस नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू करना पड़ेगा। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब हो गया इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। वो कहते हैं सेट ऑफ का चैप्टर कुछ भी कहता हो, सेक्शन 80 हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। द लॉस विच हैज बीन डिटरमिन्ड इन परसुएंस ऑफ ए रिटर्न फाइल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(3). 139(3) में जो आपने लॉस दिखाया हुआ है, शैल नॉट बी
विच हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड, मतलब हैज नॉट बीन, जो लॉस आपने 139(3) में नहीं दिखाया हुआ है, शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड, उसको हम कैरी करके सेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे, ना 72 वाला करेंगे, ना 73 वाला करेंगे, ना 73A वाला करेंगे, ना 74, ना 74। अब यहां पे इसमें का मतलब हो गया शैल रीड विद सेक्शन 80 कहता है जो 139(3) में लॉस नहीं दिखा रखा होगा उस लॉस को हम कैरी करने की परमिशन नहीं दे रहे। 139(3) तो एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, वो ये कह रहा है अगर आप चाहो तो लॉस की इनको फाइल कर दो अगर आप इसको कैरी करना चाहते हो। क्यों करें? 80 कहता है हम बताते हैं, अगर तुमने 139(3) के अकॉर्डिंग लॉस नहीं दिखाया हुआ है, हम कैरी करके सेटअप की परमिशन नहीं दे रहे। हर टीचर जितने भी पढ़ाने वाले हैं दिल से पढ़ाते हैं वो हमेशा साथ में जरूर लिखते हैं रीड विद, अपनी बुक में ही लिख देते हैं सेक्शन 80 में, यहां पे लिख दिया मैंने 80। दोनों को साथ में आइसोलेशन में पढ़ ही नहीं सकते हो। 139(3) कहता है रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर रहे हैं, उसको 139(3) बोलेंगे, लेकिन क्यों फाइल की जाए इसका जवाब 139(3) में नहीं मिलता है, इसका जवाब मिलता है सेक्शन 80 के अंदर, जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर का आखिरी सेक्शन। उसने कहा आपने पढ़ा होगा 72 में बिजनेस लॉस को 8 साल तक कैरी कर सकते हैं, बोले रुक जाओ, लिखा रहने तो 72 में क्या लिखा हुआ है, हम नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू कर रहे हैं। आप बोलोगे 72 में पावर मिली है 8 साल के अंदर कैरी करके सेटअप करो, बोले वो पावर एप्लीकेबल तभी होगी जब 80 भी एप्लीकेबल होगा, नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू हो रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट चैप्टर 6। बोले अभी तक जो भी पढ़ा उसको तो ध्यान में रखो, लेकिन 80 सबसे ऊपर माना जाएगा। इन 4 लॉस को कैरी करना है तो वो लॉस 139(3) के रिटर्न के अंदर होना चाहिए, अगर 139(3) के रिटर्न के अंदर नहीं दे रखा है वो लॉस कैरी नहीं किया जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया, आप मत फाइल करो, सेक्शन 80 कहता है लॉस को कैरी नहीं करेंगे, फाइल करनी है, क्लेम करना है तो फाइल करनी पड़ेगी, और किस सेक्शन में करनी पड़ेगी? 139(3) के अंदर करनी पड़ेगी आपके लिए। तो अब मैं तो क्वेश्चन डिजाइन कर, मैं बीच बीच में बोलता भी हूं, अगर मुझसे बोला जाए कि सर पेपर डिजाइन कर दो तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों को जरूर दूंगा। मिस्टर एक्स का लॉस हुआ था बिजनेस का 4 लाख रुपए, आईटीआर फाइल करना जरूरी है या नहीं? इज ही रिक्वायर्ड कंपल्सरीली टू फाइल द रिटर्न? नो, कंपल्सरी तो रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है। बच्चे कहते हैं सर वो लॉस को कैरी करके सेटअप तो करेगा, वो तो मर्जी है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। मैंने यहां पे भी नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, देखो नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, नॉट कहां गया है यार, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ ये अलग बात है, हर आदमी अपने लॉस को कैरी करना चाहता है, तो कैरी करना चाहते तो फाइल करो, ये बात 80 में लिखी हुई है, फाइल करना पड़ेगा आपके लिए, और 139(3) के अंदर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी बात बहुत प्यारी बात है, 139(3) ये कहता है he may furnish return of loss within the time prescribed under section 139(1). अब लो, अब और भी बात, वो कह रहा है 80 139(3) के अकॉर्डिंग फाइल करो, और 139(3) कह रहा है चाहो तो फाइल करो, लेकिन अगर करो तो 139(1) के अकॉर्डिंग ही फाइल करना, जो टाइम लिमिट यहां पे दे रखा है। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स शैल अप्लाई एज इफ इट वर ए रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1). बोले अगर फाइल करते हो तो फिर यही मान लिया 1 के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हो, ऐसा नहीं कभी भी मुंह उठा के फाइल कर दिया। अगर रिटर्न को 180 नहीं कहता विद इन टाइम लिमिट करो, 80 कहता है 139(3) के अकॉर्डिंग फाइल करो, और 139(3) ये कहता है अगर फाइल करने का डिसाइड कर रहे हो तो 139(1) की टाइम लिमिट के हिसाब से करना। अगर वो डेट निकल गई तो 139(3) एप्लीकेबल नहीं हुआ, और 139(3) एप्लीकेबल नहीं हुआ तो 80 एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसलिए जब हम छोटे लेवल पे पढ़ाते हैं जहां पे लॉ की लैंग्वेज नहीं दिखाते हैं तो हम क्या रखते हैं, रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फाइल्ड एज पर द प्रोविजन सेक्शन 139(3), और आगे लिख देते हैं विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन
139.1। वो डेट्स तीन 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 सितंबर। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने का मतलब हो गया मैंने एक बात दो बार लिख दी। जब मैंने लिख दिया कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(3), तो मैंने खुद लिख दिया भैया कि 139(3) में लिखा हुआ है 1 के टाइम लिमिट में फाइल करनी पड़ेगी। तो जब मैंने 3 लिख दिया इसका मतलब ही हो गया कि 1 के अकॉर्डिंग फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन तब भी क्योंकि बच्चों को वहां लैंग्वेज नहीं पढ़वाई जाती है इंटर के अंदर, या कोई छोटी क्लास का बच्चा, तो टीचर्स लिख देते हैं बेटा विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), इस डेट के बाद फाइल करते हो। सर हमने आईटीआई फाइल तो कर दी, अच्छा फिर तो आदमी क्या करेगा, सोता रहेगा, जब सेट ऑफ करने का मन करेगा तब जाके फाइल कर देगा, 4 साल पहले की तब फाइल कर देगा। सर देखो हमने फाइल कर तो दी लॉस की, नहीं 139(3) कहता है मत करो कैरी फॉरवर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें क्या तकलीफ है, तकलीफ तुम्हें होगी। लेकिन अगर करते हो तो साफ साफ लिखा हुआ है ही में फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), 1 के अंदर ही आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो या तो आपके लिए 31 जुलाई है, 31 जुलाई तक करो, अगर 31 अक्टूबर है 31 अक्टूबर तक करो, और 30 सितंबर है तो 30 नवंबर है तो 30 नवंबर तक करो। सर समझ में आ गया अच्छे तरीके से। लेकिन सर एक छोटी सी बात, सर वहां पे हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नहीं लिखा है 71B, ना 80 में लिखा हुआ है, और ना सर 139(3) में लिखा है। सर ये तो समझ में आ गया 80 और 139(3) की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। लेकिन सर हाउस प्रॉपर्टी को नहीं लिखा गया तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। और कोर्ट ये कहता है, डिसीजंस ये कहते हैं कि अगर आप रिटर्न ऑफ लॉस को ड्यू डेट के बाद भी फाइल करते हो, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड and set off even if return of loss is filed after due dates। हालांकि इंटरप्रिटेशन तो ये भी हो सकता है कि अगर रिटर्न ऑफ लॉस को फाइल ही नहीं करोगे तो भी कैरी हो जाएगा, क्योंकि ना तो 80 में लिखा हुआ है और ना 139(3) में 71B लिखा हुआ है। लेकिन जब कोर्ट में केस पहुंचे तो कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि आपको फाइल करना जरूरी नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप ड्यू डेट्स के बाद भी फाइल, इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल आफ्टर, वो कहते हैं ड्यू डेट के बाद भी फाइल करते हो तब भी कैरी करते हैं। तो कई लोग इसका इंटरप्रिटेशन ये कर लेते हैं, और इंटरप्रिटेशन निकल के आ भी रहा है ये, इसका मतलब रिटर्न ऑफ लॉस को फाइल नहीं करोगे तो अभी हम लॉस कैरी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जो केसेस कुछ हैं वो केसेस अभी चलो छोड़ो, आगे मिलेंगे आपके लिए। तो वहां लिखा हुआ है, कोर्ट ने बोला हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये करेंगे, फाइल करना तो जरूरी है, लेकिन जो सेक्शन 131 की ये वाली है कि विद इन टाइम प्रिस्क्राइब, इसका मतलब इसको हम एक्सेप्शन में डाल रहे हैं, ड्यू डेट के बाद भी फाइल करोगे तब भी लॉस आपका कैरी करके सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया आपके लिए। अब एक छोटी सी बात और, एक होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन, वो और पढ़ा दूं वरना सारा मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। एक चीज और होती है इसी से रिलेटेड, उसको कहा जाता है अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन। अब इसको भी कैरी करते हैं और इसका सेक्शन होता है 32 सब सेक्शन 2। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन आप में से सबको पता होगा 99% होता क्या है, लेकिन तब भी मैं हल्का सा बता देता हूं आपको व्हाट इज द अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन की वजह से बिजनेस लॉस कभी नहीं आ सकता है। रीजन भी बता दूंगा चलो मैं आपके लिए, ध्यान से सुनना थोड़ी देर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा था इनकम टैक्स के हिसाब से। यहां 10 लाख रुपए रिसीट्स दे रखी थी जो भी उसको मिला बिजनेसमैन के लिए। यहां सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए गए एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन।
एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और ये सपोज करते हैं ये जो माइनस किए गए थे ये थे 9 लाख रुपीज के। फिर उसका डेप्रिसिएशन निकाला जो एसेट्स थी, क्योंकि वो भी तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन दे रखा था टोटल 2 लाख रुपए का। लेकिन 2 लाख माइनस नहीं करेंगे, माइनस 1 लाख रुपए ही करेंगे। 3 लाख का कर देता हूं, क्योंकि एक एक लाख में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो फिगर्स चेंज करनी चाहिए हमेशा 1 लाख का। और जो आपका प्रॉफिट दे रखा होगा वो निल आ जाएगा। और अब इसको बोल देंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। 2 लाख रुपीज। अगर माइनस कर देते तो बिजनेस लॉस बन जाता है ये 2 लाख रुपए का, क्योंकि अगर हम 3 लाख रुपए माइनस कर देते तो डेबिट साइड 12 लाख और क्रेडिट साइड 10 लाख, तो 2 लाख रुपए का आपका क्या बन जाता, लॉस बन जाता, बिजनेस लॉस यहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी रीजन ऑफ द बिजनेस लॉस। उसको हम एक नया नाम दे देंगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बिजनेस लॉस नहीं बनाएंगे। मैं एक और एग्जांपल दूं तो अपनी बात को मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा। आई नीड वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस। क्या कर दिया मैंने, देखो बेटा, यहां दे रखा था सपोज करते हैं 10 लाख रुपीज का। यहां एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और ये दे रखे थे 13 लाख रुपीज के। और यहां जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया गया था वो दे रखा था 2 लाख रुपए का। माइनस किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस लॉस निकल के आ रहा है, ऑलरेडी बिजनेस लॉस है। अगर माइनस कर दोगे तो बिजनेस लॉस इंक्रीज कर जाएगा, तो हम बोलेंगे उसको 2 लॉस हो गए। एक लॉस तो क्या हो गया, एक को बोलेंगे बिजनेस लॉस 3 लाख रुपए का, और दूसरे लॉस का नाम दे देंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। कितने का, 2 लाख रुपए का। समझ में आ रही हैं बातें जो मैं टीच कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर हम माइनस कर दे तो 5 लाख का हो जाता बिजनेस लॉस, लेकिन 5 लाख बिजनेस लॉस ना बना के उसको 2 बनाया गया। एक को नाम दिया गया बिजनेस लॉस, एक को दिया गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो जनरली सेक्शन 72 से होता है, नॉन स्पेकुलेशन है तो। स्पेकुलेशन 73 और स्पेसिफाइड 73 है, मैं 72 लिख देता हूं एक। और इसके जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 के अंदर। ये सेट ऑफ चैप्टर में जाता ही नहीं है, ये बात पीजीबीपी चैप्टर में लिखी हुई है, पीजीबीपी का सेक्शन है सेट ऑफ पीजीबीपी। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये लॉस केवल 8 साल तक कैरी हो सकता है। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा था, कोई भी लॉस 8 साल तक कैरी हो सकता है। और दूसरी बात, कैरी होने के बाद ये लॉस केवल सेम हेड में सेट ऑफ हो सकता है। केवल बिजनेस लॉस कैरी होने के बाद अब हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, कैपिटल गेन से नहीं हो सकता है। अदर जिस ईयर में था उसमें तो किसी से भी सेट ऑफ कर लो, लेकिन कैरी होने के बाद कोई भी लॉस केवल सेम हेड में ही सेट ऑफ होता है। चाहे फिर हाउस प्रॉपर्टी हो, फिर चाहे बिजनेस हो, फिर चाहे कैपिटल गेन हो, फिर चाहे लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। कैरी होने के बाद लॉस डिफरेंट हेड्स में सेट ऑफ हो ही नहीं सकता है। लेकिन 32 में इन दोनों के एक्सेप्शंस डाल दिए गए, एनी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने भी साल तक कैरी कर सकते हैं। और दूसरा डाल दिया गया फ्रॉम एनी हेड, कैरी करने के बाद भी किसी भी हेड से सेटअप। पहले पीजीबीपी से ही करेंगे, लेकिन पीजीबीपी के बाद भी बच गया तो किसी भी हेड में सेट ऑफ कर सकते हैं। जो कुछ मैं आज पढ़ा रहा हूं कम से कम 5 to 6 मार्क्स आपके लिए देके जाएगा। इसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, लेकिन पहले मैं ये प्रोविजन जो पढ़ा रहा हूं उसको अपने तरीके से पूरा कर दूंगा आपके लिए। सर ऐसा क्यों किया गया, चलो ये भी बता देता हूं। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एक ऐसा डेप्रिसिएशन है जो सरकार को पता है कि ये चीज तो डेप्रिशिएट कर ही रही है, तो वो तो माइनस होनी ही चाहिए। मैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं कि लॉस का बेनिफिट कैसे मिलता है। सर आप लॉस भी बोल रहे हो, एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट कैसे मिलता है, एक्सपेंडिचर्स भी बोल रहे हो, बेनिफिट्स भी बोल रहे हो। इनकम टैक्स में तो एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट ही हो जाते हैं,
क्योंकि आप इनकम में से माइनस करते हो, आपकी इनकम कम आती है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। सर हम क्लेम करते हैं, हम बताते हैं कि हमने ये खर्चा किया था। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। अगर कोई खर्चा आप नहीं बताओगे इसका मतलब ही क्या है, आप उसको एक्सपेंडिचर नहीं मान रहे हो। भले ही बिजनेस का है, लेकिन आपने आईटीआर में क्लेम ही नहीं किया, आपने कहीं किसी भी तरीके का जिक्र ही नहीं किया एक्सपेंडिचर, तो इनकम टैक्स तो यही मानेगा ये खर्चा आपने नहीं किया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लेकिन अगर आप डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं करते हो तो क्या वो खर्चा नहीं हो रहा है? अगर बिजनेस की एसेट्स हैं, एसेट तो डेप्रीशिएट हो ही रही है, उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। सपोज करते हैं मैंने पिछले साल की आईटीआर में सैलरी टू स्टाफ 5 लाख रुपए माइनस कर रखा था, और इस बार मैं सैलरी टू स्टाफ डिडक्ट नहीं करता हूं, तो क्या असेसिंग ऑफिसर मुझसे बोलेगा बंसल जी आप भूल गए? बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो मानेगा हो सकता है निकाल दिया हो। भैया आदमी को कोरोना में लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ, लोगों ने खर्चे कितने कम कर दिए। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी कोचिंग्स बंद हो गई इस वजह से। कोरोना में पहले आपने 8 महीने रेंट पे किया, कोचिंग बंद रही, सेकेंड वेव में फिर 6 महीने आपने बंद किया रेंट। दिल्ली के जो हैं उन करेंगे, लक्ष्मी नगर में 50-50 60-60 हजार रुपये रेंट चल रहा है बिल्डिंग्स का, कोचिंग्स के लिए। आप इतना रेंट कैसे बियर करोगे, सोचो आप। कई लोगों ने कोचिंग को मेंटेन किया, अपने स्टाफ बहुत कम कर दिया, कॉलिंग के लिए स्टाफ रखा हुआ था, सर्वेंट रखा हुआ था, बस एक ही लड़का रखा हुआ है, बस केवल सारे काम वही करता है, खर्चे कटौती की जाती है अगर आपकी इनकम नहीं होती। असेसिंग ऑफिसर मान लेगा हो सकता है अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, निकाल दिया गया। लेकिन मैंने सपोज करते हैं पिछले साल एक प्लांट पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, इस बार क्लेम नहीं किया मैंने। असेसिंग ऑफिसर तुरंत क्या देगा, भाई साहब क्लेम करो, और खुद दे देगा वो बेनिफिट आपके लिए। सिंपल सी बात है, जब आपके पास प्लांट है तो क्या आप उसका डेप्रिसिएशन रोक सकते हो? क्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को तो पता है कि वो अब ब्लॉक में जा चुका है, अब उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या आप कोई भी खर्चा रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो? कोई बताओ, जितने मेरे खर्चे हैं बताओ, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है इस समय, जिससे आप मेरी फोटो देख पा रहे हो, मैंने आपको परमिशन दे दी कि आप अपना वीडियो ऑन मत करो, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। बस ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बातें आप सुन रहे हो, इतना बहुत है मेरे लिए। जब हम प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स करते हैं और बच्चे भी सामने नहीं होते हैं, इतनी बोरियत होती है, और वो पनिशमेंट होता है टीचर्स के लिए। मेरी अगर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस देखोगे, अभिषेक ने देखी हुई है मेरे ख्याल से, और आप ये देखोगे आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। हम इतनी बातचीत करेंगे, लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स में अपने सुनाऊंगा, कुछ जोक्स भी क्रैक करूंगा, कुछ इंसिडेंट्स भी सुनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जोक्स पे कोई आदमी जरूर हंसा होगा सामने बैठ के, मेरी इस मजाक पे किसी को हंसी आई होगी। लेकिन अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कुछ करने का मन ही नहीं करता प्रोविजंस को टीच करने के अलावा, तो बड़ी मोनोटोनस टाइप, बड़ी बोरिंग टाइप की हो जाती है बात। इसलिए इस साल मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने पूरा सेटअप चेंज कर दिया। प्रॉपर रिकॉर्डिंग वैसे ही मिलेगी जैसे प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है मेरी यूट्यूब पे, आपने देखा होगा स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग होती है वैसी। और आपके लिए मैं जूम पे डायरेक्टली लाइव आ रहा हूँ। पीछे ग्रीन पर्दा मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि हम रिकॉर्ड एडिटिंग करेंगे, इसके बाद हमारा एडिटर इस ग्रीन पर्दे को क्रोमा कहा जाता है, इसकी जगह कोई भी अच्छा सा स्टूडियो लग जाए, ग्रीन पर्दे को हटा देंगे, हम इसकी जगह स्टूडियो लगा देंगे, तो एक अच्छी रिकॉर्डिंग बन जाएगी। उसके बाद तो मैं हमेशा ग्रीन पर्दे के सामने ही आपके सामने आऊँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कैमरा 1500 रुपए का भी आता है और 5 लाख का भी आता है। मैं कुछ टीचर्स को जानता नहीं, 5 लाख के कैमरे लगा रखे हैं, कुछ टीचर्स केवल 1500 वाले से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर किस में क्वालिटी अच्छी आती है? क्वालिटी तो जिसके पास कंटेंट अच्छा होता है उसकी अच्छी होती है। मूवी देखने जाओगे तो भी मैं बोलता हूं जरूरी है कैमरा वहां पे बहुत क्लियरिटी, लेकिन मूवी की स्टोरी तो अच्छी होनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब कैमरे से पढ़ाया जाए, लेकिन कैमरा 19-20 भी है और टीचर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, आपको मेरी शक्ल दिखाई पड़ रही है, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, मैं अच्छा लग रहा हूं या थोड़ा 19-20 बुरा भी लग रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है? खर्चा कर्टेल कर सकता हूं ना सस्ता कैमरा लगा के मैं। कितने सारे टीचर्स हैं, अब मैं लैपटॉप पे टीच कर रहा हूँ, इस पेन से टीच कर रहा हूँ, इस लैपटॉप पे लिखता हूँ, बहुत कॉस्टली आता है। मैं चाहूँ तो पीछे व्हाइट बोर्ड लगा दूँ, इस पर टीच करना शुरू कर दूँ। बहुत सारे टीचर्स आज भी व्हाइट बोर्ड पे कंफर्टेबल है, वो व्हाइट बोर्ड पे टीच करते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं आपको वेबसाइट भी ओपन करके दिखा रहा हूँ, अपने नोट्स भी दिखा रहा हूँ, इस पेपर पर भी लिख रहा हूँ मैं एक्ट को बार बार दिखाऊंगा मैं आपके लिए, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो पैसा बचा के बोर्ड पे, कितने सालों मैंने बोर्ड पे टीच किया। 2015 में मैंने पहला टच वाला लैपटॉप परचेज किया था, पिछले 7 साल से या 6 साल से मैं लैपटॉप पर टीच कर रहा हूँ। उससे पहले तो मैं हमेशा टीच किया करता था, बोर्ड पे टीच करता था। खर्चे बचाना बहुत जरूरी है।
मेरा एडिटर है, मुझे पूरी एडिटिंग आती है, अच्छी तरीके से एडिटिंग आती है, क्योंकि मुझे शौक बहुत है टेक्निकल चीज़ों का, टेक्निकली मैं बहुत साउंड हूँ, मोबाइल की नॉलेज, लैपटॉप की नॉलेज, प्लस एडिटिंग बहुत हाई फाई एडिटिंग मैं कर लेता हूँ। एडिटर रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मेरे पैसे खर्च नहीं निकलेंगे मैं एडिटर को निकाल दूंगा। लेकिन ये बताओ, जो लैपटॉप पे मैं टीच कर रहा हूँ उसके डेप्रिसिएशन को मैं कैसे रोकूं? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है इस पर 40% डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। एक्ट में लिखा हुआ है कि लैपटॉप मोबाइल वगैरह पे 40% डेप्रिसिएशन का बैन, लैपटॉप पे 40% का मिलेगा। अब मैं डेली इसकी आरती उतारूं, इसकी पूजा करूं, कपड़ा भी मारूं, तो क्या ये डेप्रिशिएट होने से रुक जाएगा? इसे बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो जो एक्सपेंडिचर्स इनकम टैक्स मानता है होगा ही होगा, जो खर्चा डेप्रिशिएट करेगी ही करेगी एसेट, इसको मैं पहले क्लेम कर चुका हूं, उसको पता अब भी आप कर रहे हो, बेचा नहीं है तो इनकम टैक्स में एकमात्र एक्सपेंडिचर जो क्लेम करना मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम द डेप्रिशिएशन। है कमाल की बात। मतलब डेप्रिशिएशन और खर्चे सरकार कहती है मत क्लेम करो, ज्यादा टैक्स पे करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन सरकार डेप्रिशिएशन में कहती है नहीं भाई साहब, हम डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं करोगे तो हमारी आत्मा गवाही नहीं देगी, जो चीज है वो डेप्रिशिएट तो करेगी ना। तो सरकार ये चाहती है कि इसका बेनिफिट 100% आपको मिले, क्योंकि बाकी खर्चे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लॉस कम कर सकते हो, लेकिन इस खर्चे की वजह से जो लॉस हो रहा है वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। इसलिए सरकार कहती है बिजनेस लॉस 8 साल में पूरा का पूरा अगर आप नहीं कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम ये चाहते हैं आप 100% क्लेम करो, करते रहो, तो हम अगले साल किसी भी इनकम में से कर लेना, बिजनेस से कर लेना, हाउस प्रॉपर्टी से कर लेना, कैपिटल गेन से कर लेना, और 8 साल में भी अगर पूरा नहीं निपट पाए तो 80 साल में कर लेना, एनी नंबर ऑफ ईयर्स। इसीलिए 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 एक नया सेक्शन बनाया गया 32 सब सेक्शन 2। ये भी बिजनेस लॉस है, लेकिन अगर इसको बिजनेस लॉस बोल देते तो ये सेक्शन 72 में चला जाता, इसको 2 रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता। लेकिन सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा चलो हम इसके लिए एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं, लॉस होने के बावजूद भी हम पीजीबीपी चैप्टर में नया सेक्शन बना देते हैं 32(2) और वहां लिख देते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू एनी नंबर ऑफ ईयर्स, और कैरी करने के बाद भी किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, मैं अभी आपको पीजीबीपी के नोट्स एक्ट खोल के दिखा दूंगा, लिखा हुआ है उसमें ये वाली बात। अब इतना मेहनत मैंने करी किस लिए, केवल ये बताने के लिए क्या सेक्शन 80 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 80 कहता है अगर आपको 72, 73, 73A, 74, 74A के लॉस को कैरी करके सेट ऑफ करना है तो तुमको 139(3) के अकॉर्डिंग फाइल करना पड़ेगा, और 139(3) कहता है विद इन 139(1) की टाइम लिमिट में फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या अगर किसी को अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी करना है तो क्या आईटीआर को फाइल करना जरूरी है, कि आईटीआर को फाइल किया जाना चाहिए? लॉस, अब लॉस ही है वो तो, अगर आईटीआर को फाइल नहीं किया तो क्या कैरी कर सकते हैं? सर जैसे हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्शन में गया वैसे वो भी एक्सेप्शन में जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्शन में जाना भी चाहिए। सर क्यों एक्सेप्शन में जाना चाहिए? इसके लिए 80 ने भी रेफरेंस नहीं लिया हुआ है और 139(3) ने भी रेफरेंस नहीं लिया हुआ है। अब 2 एक्सेप्शन हो गए। तो एक केस था ईस्ट एशियाटिक कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 32। सेक्शन 80 ओवरराइड्स द चैप्टर 6 बट इट डज नॉट ओवरराइड सेक्शन 32। कई टीचर्स कहती हैं सर यहाँ पे 72 पीजीबीपी तो लिख दिया गया ना, 72 तो लिख दिया गया ना, नॉट विद स्टैंडिंग वो चैप्टर 6 को ओवरराइड कर रहा है, लेकिन जो 32(2) है वो इसमें है ही नहीं, वो तो पीजीबी वाले चैप्टर में दे रखा है। तो कोर्ट ने कहा सेक्शन 80 इस पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो 32(2) को ओवरराइड कर ही नहीं रहा है। Therefore, unabsorbed depreciation can be carried forward even if return of it is furnished after the due date specified in section 139(1). वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है अगर आईटीआर को फाइल नहीं भी करोगे तो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी कर सकते हो। मुझे वो भी बहुत लॉजिकल लगता है, क्योंकि 80 कहता है 139(3) के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फाइल करो,
फाइल करने के लिए दो बातें बोली जा रही हैं, फाइल करो और विद इन टाइम लिमिट फाइल करो, दो बातें बोली जा रही हैं। जब एक्सेप्शन बना रहे हो तो इन दोनों का एक्सेप्शन बनना पड़ेगा ना। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में तो हर कोर्ट यही बोलता है, नहीं फाइल तो करनी पड़ेगी, लेट फाइल करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में दो डिफरेंट केस लॉज हैं। एक मद्रास हाई कोर्ट का ये कहता है फाइल तो करनी पड़ेगी लेकिन लेट फाइल करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक केस है, वो क्यों नहीं दिया, मैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो स्टडी मेट के अकॉर्डिंग है, वो चीजें बता रहा हूं। लेकिन ओरली बता रहा हूं, उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं भी करते हो तब भी आप कैरी कर सकते हो। लेकिन हम इसी को फॉलो करेंगे, फाइल करना तो जरूरी है लेकिन ड्यू डेट के बाद भी फाइल करोगे तो अभी आप इसके लिए कैरी कर सकते हो। अब दो एक्सेप्शन हो गए। कौन कौन से दो एक्सेप्शन हो गए, एक तो हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्शन हो गया और एक एक्सेप्शन हो गया आपके लिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो मैं जो अभी तक पढ़ाया उसको एक बार समराइज कर देता हूं, फिर आपके डाउट्स लूंगा। 131 से मैंने शुरू किया, उसके हिसाब से किसी भी कंपनी और फर्म के लिए आईटीआर को फाइल करना हमेशा मैंडेटरी है, हमेशा करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई प्लस एनी अदर जुरिडिकल पर्सन 131 के संगम 6 प्रोवाइजो को भी पढ़ेंगे और दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा। तो ये लोग आईटीआर को तभी फाइल करेंगे जब बिफोर गिविंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C to 80U या एग्जेम्पशन 54 का बेनिफिट देने से पहले इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये कितनी हो सकती है, 250 होगी सभी के लिए। हाँ, बस दो के लिए चेंज हो जाएगी, कोई इंडिविजुअल जो 60 या 60 से ज्यादा है उसके लिए हो जाएगी 3 लाख रुपीज, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 80 या 80 से ज्यादा का उसके लिए हो जाएगी 3 लाख रुपीज, वो 5 लाख रुपीज। इतना टीच करने के बाद जब मैंने दिल से टीच कर दिया तो मैंने कहा एक आपको और चीज बताता हूं रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में। उसके लिए मैंने कहा सेक्शन 80 पहले करते हैं और सेक्शन 80 ये कहता है अगर 72 के लॉस को, 72 में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, 73 में जो कैरी हो रहा है, 73A में जो कैरी हो रहा है, 74 में जो कैरी हो रहा है और 74A में जो कैरी हो रहा है, वो कैरी करके सेटअप तभी किए जाएंगे अगर वो 139(3) की रिटर्न में आपने मेंशन किए हुए हैं। इसका मतलब ही हो गया रिटर्न ऑफ लॉस को फाइल करना जरूरी हो जाएगा। और 139(3) सबसेक्शन 3 ये कहता है अगर आप फाइल कर रहे हो तो उस टाइम लिमिट में फाइल करना जो 131 में टाइम लिमिट दे रखी है, तभी आपकी आईटीआर को सही माना जाएगा। तो कम्युलेटिव इफेक्ट क्या हो गया, इन लॉसेस को कैरी करने के लिए रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फाइल्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), जो या तो 31 जुलाई होगी या 31 अक्टूबर होगी या 30 नवंबर होगी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के केस में। फिर मैंने आखिरी बात आपको ये बताई, हाउएवर सेक्शन 80 के दो एक्सेप्शंस हैं, वो एक तो हाउस प्रॉपर्टी, एक अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हाउस प्रॉपर्टी क्यों एक्सेप्शन है, सेक्शन 80 में लिखा ही नहीं हुआ है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्यों है, क्योंकि वो गवर्न ही नहीं होता है सेट ऑफ चैप्टर से, वो पीजीपीपी चैप्टर से गवर्न होता है, उस पर सेक्शन 80 एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा। 71B पे एप्लीकेबल हो सकता था लेकिन बाहर छोड़ दिया। 32(2) पे तो एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सेक्शन 30 सेट ऑफ चैप्टर को तो ओवरराइड कर रहा है लेकिन पीजीपीपी को ओवरराइड कैसे कर सकते हो। तो इन दो के एक्सेप्शन में जाने का मतलब हो गया अगर इन दो लॉस को कैरी करके सेट ऑफ करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद भी फाइल करते हो तो अभी कैरी करके आपको सेटअप करने की परमिशन दे दी जाएगी। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब 142(2) पढ़ाऊंगा तो मुझे याद रहता है वहां भी ये क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे करेंगे दोबारा से। ये नोटिस होता है डिफरेंट तरीके का। मैं भी थक गया इतनी देर से बोल बोल के।